तो ये कहानी है एक ऐसा लड़की के जो कि शुरू से ही सिंगल है। अब ऐसा भी नहीं है कि इसने ट्राई नहीं किया एक भी लड़की को पटाने का। इसने एक दो नहीं बल्कि पूरे 100 लड़कियों पे ट्राई किया, मगर इसकी फूटी किस्मत इसे एक ने भी घास नहीं डाला। मगर एक दिन इसे वरदान मिलता है प्रेम के देवता से कि इसे 100 प्रेमिका मिलेंगी और इसे उन सभी को खुश रखना पड़ेगा। और ऐसा होता भी है क्योंकि अपने नए स्कूल के पहले दिन ये 2 लड़कियों से टकराता है और उन दोनों लड़कियों को इस लड़के से पहले नजर में ही प्यार हो जाता है। तो क्या ये लड़का इन दोनों में से किसी एक को अपने पास रखेगा या दोनों को? और प्रेम के देवता ने इसे वरदान क्यों दिया? तो इन सवालों को पता करने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से जाना होगा। तो कहानी के शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को प्रपोज करता है, बट वो लड़की उस लड़के के प्रपोजल को ना कह देती है। एंड ये रिजेक्शन उस लड़के को खुद खुशी से भी बुरा लगता है। एंड उस लड़के का नाम आइजो रेंतारो होता है। एंड इसी रिजेक्शन के बाद से आइजो का रोमांस भी खत्म हो जाता है। एंड अगले ही पल आइजो का दोस्त आइजो को दिलासा देते हुए पूछता है कि रिजेक्शन का स्ट्राइक रेट कितना हुआ। मगर इस सवाल को सुनकर आइजो गुस्सा हो जाता है, बट फिर भी आइजो आंसर देते हुए कहता है ये मेरा 100वां रिजेक्शन था। एंड आइजो ने इस सवाल का जवाब इसलिए दिया था क्योंकि आइजो और उसके दोस्त का ये आखिरी दिन होता है मिडिल स्कूल का। इसके बाद आइजो का दोस्त आइजो को हीरो कहते हुए सर फ्लर्स अलॉट का एक गिफ्ट देता है क्योंकि आइजो 99 रिजेक्शन के बाद भी और लड़कियों पे ट्राई कर रहा है और आइजो ये ले भी लेता है। फिर आइजो का दोस्त आइजो से पूछता है कि तूने 100 लड़कियों पे ट्राई कैसे कर लिया और तेरा पहला ट्राई कब था? तो आइजो बताता है मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं उस वक्त 8 महीने का था और मैंने उसे प्रपोज किया। हाँ, मगर आइजो वहाँ पर फेल हो गया और अब किसी भी हालत में आइजो को एक गर्लफ्रेंड चाहिए और आइजो अपने गर्लफ्रेंड के साथ वो सभी चीजें करना चाहता है जो कि नॉर्मल कपल्स करते हैं। अब क्योंकि आइजो दिखने में अच्छा है, स्मार्ट है, काइंड पर्सन है और लोगों से खुलकर बातें भी करता है और तो और आइजो लड़कों और लड़कियां दोनों ही पॉपुलर है। अब इतना सब होने के बाद भी आइजो क्यों रिजेक्ट हो रहा है इस बात का पता आइजो के दोस्त को भी नहीं था। और इतना सब होने के बाद आइजो का दोस्त आइजो को बाय कहता है, साथ ही ये भी बोलता है कि मत जाना अगर तुम्हारा रिजेक्शन कंटिन्यू रहा हाई स्कूल में तो। इन बातों को सुनकर आइजो कहता है तुम मेरे दोस्त होकर मेरी लाइफ के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हो। फिर आइजो एक टेंपल में प्रे करता है कि किसी भी हाल में उसे एक गर्लफ्रेंड मिल जाए और उसका हाई स्कूल लाइफ अच्छा रहे। एंड गेस व्हाट, आइजो की इस प्रे को गॉड सिर्फ सुनते नहीं बल्कि खुद प्रकट हो जाते हैं। गॉड को देखकर आइजो शुरू में डर जाता है क्योंकि गॉड अपेयर ही ऐसे हुए थे। साथ ही आइजो गॉड को चोर भी कहता है। इतना होने के बाद गॉड अपने असली रूप में आकर आइजो को बताते हैं कि ये लिखा गया है कि तुम्हें तुम्हारा डेस्टिनी चिक हाई स्कूल में मिलेगा। अब चिक सुनकर आइजो गोल बनकर कहता है लाइक चिक फिट राइट आई डिड लव टू डिगेन। इसी बात को सुनकर गॉड कहता है तू ये बातें टोक्यो गूल के जैसा क्यों बोल रहा है? और मेरे कहने का मतलब था तुम्हारा सोलमेट वो पर्सन जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है, तुम्हारा आइडियल रोमांटिक पार्टनर। फिर आइजो कहता है मेरा आइडियल रोमांटिक पार्टनर। फिर गॉड कहते हैं हाँ बिल्कुल, जब 2 सोलमेट मिलते हैं तुम दोनों के शरीर में एक करंट साथ दौड़ता है। लोग इसे लव एट फर्स्ट साइट भी कहते हैं। लड़कियों को जल्दी पता लग जाता है पर लड़कों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और इस बीच आइजो गॉड की बातों को दोहरा रहा था जिससे गॉड गुस्सा हो जाते हैं। बट अपने गुस्से को शांत करते हुए गॉड कहते हैं कि स्पेसिफिक टाइम पे एक सोलमेट मिलते हैं और गॉड ये भी बताते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि सभी के पास सोलमेट हो, इसलिए कुछ लोग सिंगल ही मर जाते हैं और इसलिए सोलमेट एक वरदान के जैसा है। मगर आइजो को इन बातों से कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसका हाई स्कूल लाइफ अब अच्छा होने वाला है बिकॉज़ ऑफ हिज फ्यूचर गर्लफ्रेंड। लेकिन फिर गॉड बताते हैं कि आइजो को सिर्फ एक सोलमेट नहीं मिलेगा बल्कि उसे मिलेंगे पूरे 100 सोलमेट्स। एंड इस बात से जैसा कि हर एक लड़का खुश होता है आइजो भी खुश हो जाता है। साथ ही आइजो गॉड को यह भी कहता है कि अगर ये बात झूठ हुई तो मैं इस टेंपल को ही चला दूंगा। एंड ठीक 1 महीने बाद आइजो एक न्यू हाई स्कूल में जाता है और अपने न्यू क्लास में जाते वक्त आइजो 2 लड़कियों से टकराता है और जब ये तीनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं तो इन तीनों को ही पता लग जाता है कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं बिकॉज़ ऑफ करंट का झटका। और इसके बाद आइजो अपने दोनों हाथों को उन दोनों लड़कियों की तरफ देता है क्योंकि इससे पहले आइजो काफी देर तक उन लड़कियों को सिर्फ देख रहा था। अब आइजो को हाथों को देखकर पिंक बालों वाली लड़की ऑरेंज बालों वाली लड़की को देखती है और पिंक बालों वाली लड़की को पता लग जाता है कि ऑरेंज बालों वाली लड़की को भी सेम फील हुआ है उसके जैसा ही। तो इसलिए पिंक बालों वाली लड़की अपने पैर में चोट लगने का बहाना बनाकर आइजो को खुद से उठाने के लिए कहती है। अब आइजो रोने लगता है क्योंकि पहली मुलाकात में आइजो ने अपने सोलमेट को चोट पहुंचा दिया था। अब आइजो को रोता देखकर पिंक बालों वाली लड़की और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है आइजो को एक स्ट्रेंजर के लिए इतना ज्यादा फील करने के लिए। और प्यार सही में अंधा होता है इस बात का पता आज हमें चल गया। अब कैसे वो मुझसे ना पूछो। अब जब आइजो पिंक बालों वाली लड़की को अपने हाथों से उठाने वाला होता है कि तभी ऑरेंज बालों वाली लड़की अपने पैर में लगे हुए चोट का बहाना बनाकर आइजो को खुद को उठाने के लिए कहती है। अब इस बंदे ने जब एक लड़की को हॉट किया तो ये खुद से ही रोने लगा और जब इस बंदे को पता लगता है कि इसने 2 लड़कियों को हॉट किया तो ये पागल खुद को ही पीटने लगा। अब आइजो को खुद से ऐसा करता देखकर वो दोनों लड़कियां अपने पैरों पे खड़ा होकर पूछते हैं कि क्या हुआ। Women. एंड ये गलती इन दोनों लड़कियों की पोल खोल देता है। एंड जब इस बात को आइजो नोटिस करता है तब ये दोनों लड़कियां अपने दूसरे पैर के चोट का बहाना बना लेती है एट द सेम टाइम। एंड इसके बाद आइजो उन दोनों लड़कियों को एक तरह से अपने बाहों में भरकर क्लिनिक की तरफ जाने लगता है। तो थोड़ी देर में दोनों लड़कियां आइजो से लिपट जाती है और इतनी खुशी अपने भाई से संभाली नहीं जा रही है। अब खुशी में आइजो कहता है कि कहीं मैं लड़की ना बन जाऊं और ऑरेंज वाली लड़की बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। एंड आइजो इन दोनों लड़कियों को अपनी बाहों में भर के चल रहा है और मजे की बात तो यह है कि आइजो को इनका नाम ही नहीं पता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो इसलिए ये दोनों खुद को आइजो से इंट्रोड्यूस करती हैं, मगर ये पागल लड़की अपना नाम एक साथ बताती है। तो इसीलिए मैं ऑरेंज वाली को करनाई एंड पिंक वाली को हकारी बोलूंगा। एंड हाँ, हकारी मेरी है, ऐसा तुम भी कह सकते हो। इसके बाद 2 लड़कियां स्कूल के लव सुपरस्टिशन के बारे में बात करते हुए जाती है। साथ ही हमें ये भी बताती है कि अगर कोई बंदा या फिर बंदी 4 लीफ क्लोवर वाले फूल को किसी को देता है तो 100% चांसेस है कि वो लड़की या फिर लड़का उसके प्यार में पड़ जाएगा जिसे वो फूल मिला है। एंड इसलिए दोनों लड़कियां आइजो को छोड़कर फूल लेने के लिए चली जाती है जिसपे आइजो बोलता है अब तुम्हारी पैरों में दर्द नहीं है क्या? फिर स्कूल का पहला दिन खत्म हो जाता है और 4 घंटे बाद आइजो
आइजो कॉरिडोर में चलते हुए कहता है कि आज मैंने एक सर की भी हेल्प की और 2 लड़कियों से भी मिला, लेकिन शायद अब मैं उन दोनों लड़कियों से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। और अगला ही पल आइजो अपने सामने उन दोनों लड़कियों को 4 लीफ क्लोवर ढूंढते हुए देखता है। अब आइजो को पता लगता है कि लड़कियां लगातार 4 घंटे से कर रही है, इसीलिए आइजो करनाई को जूस ऑफर करता है। साथ ही ये भी पूछता है कि हकारी कहाँ गई, जिसके रिप्लाई में करनाई कहते हैं कि शायद वॉशरूम में गई होगी। और इतना सुनकर आइजो करनाई को जूस ऑफर करता है। अब शुरू में करनाई आइजो के जूस को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि अभी वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। बट अगला ही पल आइजो के हाथ से करनाई उस जूस को एक झटके में ले लेती है एंड जाते वक्त बड़े ही शर्माते हुए थैंक्स भी कहती है। अब ये सुनकर आइजो एंड करनाई दोनों ही टमाटर के जैसे लाल हो जाती हैं शर्म से। मगर थोड़ी ही देर में करनाई वहाँ से भाग जाती है, ये कहते हुए कि भूल जाओ मैंने जो भी कहा। एंड मुझे इस लड़की का कैरेक्टर थोड़ा सा ढीला लग रहा है। बहरहाल इसके बाद हकारी आइजो से मिलती है एंड आइजो हकारी को भी एक जूस ऑफर करता है जो कि पिंक कलर का होता है। एंड जब हकारी आइजो के उस जूस को लेने वाली होती है कि तभी हकारी का नोटी माइंड काम करने लगता है। एंड हकारी कहती है कि मैं कभी भी एक कैन को नहीं खत्म कर पाती हूँ, तो क्या तुम इस जूस को मेरे लिए आधा पी कर दोगे। एंड हकारी ये इसलिए कहती है क्योंकि हकारी को आइजो से फर्स्ट इनडायरेक्ट किस चाहिए होता है। मगर ये बेवकूफ एक और कैन निकाल लेता है जो कि पहले वाले से छोटा होता है और ऐसा करके इस बंदे को एक गर्लफ्रेंड चाहिए। वाह। बट हकारी ये बताती है कि इस कैन में 15 मिलीमीटर जूस ज्यादा है, तो इसलिए मुझे पी कर दो। एंड आइजो वो जूस थोड़ा सा पीकर हकारी को देता है। एंड जब हकारी उस जूस को पीने के लिए लेती है तब आइजो को भी पता लग जाता है कि ये तो उसका फर्स्ट इनडायरेक्ट किस है। एंड जब हकारी उस जूस को पीने वाली होती है कि तभी आइजो की वजह से हकारी का फर्स्ट इनडायरेक्ट किस अधूरा रह जाता है, क्योंकि आइजो के बुलाने की वजह से हकारी का कैन नीचे गिर जाता है। मगर ये देखकर आइजो हकारी को अपना रुमाल ऑफर करता है, तो हकारी रुमाल छोड़कर आइजो का हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है कि आई लव यू। एंड जब आइजो हकारी के इस कन्फेशन को हाँ करने ही वाला होता है कि तभी करनाई इन दोनों को ऐसा देखकर चिल्लाती है एंड हकारी को डांटने लगती है आइजो के साथ ऐसा करने से। बट अनजाने में ही करनाई भी आइजो से अपना लव कन्फेस कर देती है। एंड इस बात का एहसास जब करनाई को होता है तो शुरू में वो अपनी इस बात को छुपाने की कोशिश करती है, पर थोड़ी ही देर बाद करनाई भी आइजो को आई लव यू कह देती है। साथ ही ये दोनों लड़की आइजो को उन दोनों में से किसी एक को गर्लफ्रेंड चूज करने के लिए कहती है। अब इसके लिए आइजो थोड़ा सा टाइम मांगता है एंड घर पर आकर आइजो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो उन दोनों लड़कियों में से किसको चूज करे, क्योंकि दोनों ही क्यूट एंड ब्यूटीफुल है। इसलिए आइजो श्राइन लव गॉड के पास जाता है और गॉड ये बताते हैं किसी को भी 2 सोलमेट में से अगर किसी एक को चूज करना पड़े तो ये एक नामुमकिन काम है। तो इसलिए आइजो पूछता है कि वो लोग कैसे चूज करते हैं जिनके पास 2 सोलमेट्स होते हैं। तो गॉड यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अहम राज से पर्दा उठाते हुए कहते हैं कि मुझसे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गलती हो गया था। तो आइजो पूछता है कि क्या और कैसे। तो गॉड कहते हैं वो दिन फ्राइडे था और जब मैं काम कर रहा था तो उस वक्त फ्रॉस्टलेस इन द स्काई टीवी पे आ रहा था और इसीलिए गलती से मैंने तेरी किस्मत में 100 सोलमेट्स का नाम लिख दिया, क्योंकि वो 100 में से 100 क्वालिटीज को डिजर्व करता है। तो इस बात को सुनकर आइजो कहता है तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी बुड्ढे, तुझे क्या जरूरत है टीवी देखने की, मुझे तो बस एक सोलमेट चाहिए था लाइफ जीने के लिए। तो इसके बाद गॉड हमें बताते हैं कि अगर कोई 2 सोलमेट्स नहीं मिलते हैं तो उनके साथ बुरा होना शुरू हो जाता है एंड वो दोनों मारे जाते हैं। तो इस बात का साफ मतलब है कि अगर आइजो उन दोनों लड़कियों में से किसी एक को चूज करता है तो दूसरी वाली मारी जाएगी। और इस बात को सुनकर आइजो गॉड को काफी ज्यादा बुरा भला कहता है और साथ ही गॉड भी माफी मांगते हैं आइजो से इस बात के लिए। और इसके बाद आइजो ये सोचते हुए कि उन दोनों लड़कियों में से किसे चूज करेगा घर जाने लगता है एंड एक पॉइंट पे आइजो डिसाइड करता है कि वो उन दोनों लड़कियों के साथ रहेगा बिना उन दोनों को इस बात का पता चले, क्योंकि आइजो उन दोनों लड़कियों में से किसी को भी मरने नहीं दे सकता है। एंड इसके बाद हमें स्कूल में उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है एंड वो दोनों लड़कियां आइजो से मिलती है तो वो दोनों लड़कियां घबरा जाती है क्योंकि आइजो का हालत ही ऐसा था। एंड इसके बाद आइजो अपना जवाब देते हुए कहता है मैं तुम दोनों को अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। और इस बात को सुनकर करनाई गुस्सा होकर कहती है कि तू पागल हो गया क्या, तुम हम दोनों को एक साथ नहीं रख सकता है। फिर आइजो कहता है कि मुझे पता है कि मेरी ये बातें पागलों जैसी लग सकती है, मगर मैं तुम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता हूँ, क्योंकि तुम दोनों मुझे पसंद करते हो और मुझे पता है कि रिजेक्शन कैसा होता है। इसीलिए मैं अपना खून पसीना और आंसू तक बहा दूंगा तुम्हें इस दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़की बनाने में। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम दोनों मेरे साथ रहो। एंड साथ ही आइजो 4 लीफ क्लोवर फूल भी देता है लड़कियों को, जिससे इन दोनों लड़कियों को पता लगता है कि ये लड़का पूरी रात इन फूलों को ढूंढ रहा था एक सर के गाइड की मदद से। अब शुरू में करना आइजो को बहुत ज्यादा सुनाने लगती है इस बात पे ये कहते हुए कि तू कैसे इन बातों पे यकीन कर सकता है, तू हाई स्कूल में है। अच्छा देखो बोल कौन है जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग में खुद इन फूलों के पीछे पागल हुई थी। अब आइजो ये बताता है मैंने सोचा अगर मैं अपने जवाब के साथ तुम्हें ये फूल दूंगा तो तुम्हें शायद अच्छा लगे। अब आइजो की इन बातों को सुनकर दोनों लड़कियों को झटका लगता है, हकारी हाँ कह देती है आइजो को। अब फिर से करना है हकारी को इस बात के लिए पागल कहने लगती है, मगर हकारी ये क्लियर करती है कि वो किसी और लड़के को प्यार नहीं कर सकती है आइजो के अलावा, और ये रिजेक्शन से तो अच्छा ही है और मुझे यकीन है कि निंदारों मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। अब हकारी को आइजो के इतना ज्यादा करीब देखकर करनाई भी आइजो के हाथों को पकड़कर आइजो को हाँ कह देती है। अब इसी पॉइंट पे हकारी चिराते हुए करनाई से कहती है तुम्हें तो 2 टाइमिंग पसंद नहीं था तो अब क्या हुआ। तो करनाई कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि मैं आइजो को छोड़ूंगी। एंड इतना होने के बाद दोनों लड़की आइजो को गले से लगा लेती है आइजो की इन प्यारी बातों को सुनकर। एंड इस तरह से आइजो रिंतारो का प्योर लव हैरम लाइफ शुरू होता है। एंड ये मत भूलो कि अभी पूरे 98 लड़कियां इंतजार कर रही हैं आइजो का। तो क्या आइजो उन सभी लड़कियों में से किसी एक को प्यार करेगा या फिर सभी लड़कियों को एक एक करके प्यार करेगा एंड अपनी सेंचुरी पूरी करेगा। आखिर आइजो रिंतारो को क्या करेगा अपने आने वाले एपिसोड्स में। सो कहानी की शुरुआत में हमें आइजो को दिखाया जाता है ये कहते हुए कि तुम्हें यकीन नहीं होगा 100 रिजेक्शन के बाद अब मेरे पास पहली बार एक गर्लफ्रेंड है और मैं आज उनके साथ स्कूल जाने वाला हूँ। ये मेरा सपना था और आज ये सपना सच होने वाला है। और ये सभी बातें आइजो एक खंबे से कह रहा था क्योंकि आइजो बहुत ही ज्यादा खुश है। इसके बाद हकारी एंड करनाई आइजो से मिलती है जहाँ पर हकारी आइजो को गुड मॉर्निंग विश करती है। साथ ही करनाई को लगता है कि ये पागल है क्या, क्योंकि आइजो इससे पहले पोल से बात कर रहा था। तो आइजो रिप्लाई में दोनों को गुड मॉर्निंग विश करता है, साथ ही बताता है कि मैं अपनी खुशी बस किसी के साथ शेयर करना चाहता था। कौन सी खुशी,
गर्लफ्रेंड मिलने की। अब इसके बाद करना आइजो को कुछ कहती है, बट थोड़ी देर में वो अपनी बात को रोक देती है और हमें हकारी को दिखाया जाता है जो कि आइजो के पास जाना ही थी। ये कहते हुए कि आइजो तुम्हें नहीं लगता है कि आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा है, और ये कहने के साथ ही हकारी आइजो का हाथ पकड़ लेती है। और जब आइजो हकारी के हाथों को थोड़ा सा स्क्वीज करता है तो वो कहता है ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है, ये एक लड़की का हाथ है, सो सॉफ्ट सो वार्म। अब हकारी ने किसी बुक में पढ़ा था कि 90% ऑफ मेन अपने पार्टनर्स का हाथ पकड़ना पसंद करते हैं, सो बिग सो बोनी, ये एक लड़के का हाथ है। अब आइजो के हाथों को फील करने की खुशी हकारी से बर्दाश्त नहीं हो रही है और हकारी अपने शरीर से बाहर आकर कहती है आज का मौसम वाकई बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मस्कुलाइन। और इस बात को सुनकर कारनाई कहती है ये कौन सा मौसम होता है। फिर आइजो कारनाई को भी अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। अब आइजो का हाथ पकड़ते ही कारनाई बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, बरसाती वो ये भी कहती है मुझे पसंद नहीं है, बट मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अब आइजो का हाथ को फील करते हुए कारनाई कहती है कि मुझे पता नहीं है कि इस लड़के में क्या खास है, मगर मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और आइजो दोनों लड़कियों का हाथ पकड़ते हुए चल रहा है और अभी अपने जीवन का एक अच्छा पल एंजॉय कर रहा है। और हकारी भी ये सोच रही है कि मैं आइजो को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब ये तीनों एक आपस में मौसम की बहुत ज्यादा तारीफें करते हुए जाने लगते हैं। तो एक ग्रैंडमा इन तीनों को देखकर कहती है कि आज के बच्चों को मौसम की क्या सही में इतनी ज्यादा चिंता है। अब चलते हुए आइजो दोनों लड़कियों को उनके सरनेम से बुलाता है तो हकारी कहती है कि मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुला। तो आइजो शर्माते हुए हकारी सा कहता है तो हकारी सा भी रेंतारो को कहती है, यानी कि आइजो का एक्चुअल नेम रेंतारो है। मींस मैं पहले एपिसोड से ही आइजो का सरनेम बोल रहा हूँ, तो इसीलिए आज हम आइजो को रेंतारो कह के बुलाएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे का नाम बोलते हुए शर्माने लगते हैं क्योंकि नॉर्मली जापान में कोई भी लड़का या फिर लड़की एक दूसरे को उनके सरनेम से बुलाते हैं एंड रियल नेम से बुलाने का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सो बैक टू द स्टोरी। कारनाई इन दोनों को ऐसा करता देखकर रेंतारो को शर्माते हुए ऊंची आवाज में कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो फिर आइजो कहता है फिर क्या है। तो इतना सुनकर कारनाई पूरी तरह से शर्म से लाल हो जाती है। तो रेंतारो भी अपने अंदाज में कहता है कि कारण है एंड बस कारनाई इतना सुनकर ही पूरी तरह से शर्म से लाल हो जाती है। और दूसरी तरफ हकारी आइजो से कहती है कि आज से तुम मुझे हकारी ही कहोगे एंड आइजो हाँ कहते हुए हकारी कहता है। तो हकारी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये तीनों एक दूसरे का नाम लेते हुए स्कूल तक आ जाते हैं और इन तीनों की हरकत पे स्कूल के बिल्डिंग और पोल तक परेशान हो जाते हैं। एंड जब ये तीनों स्कूल में आते हैं तो इन दोनों को देखकर एक लड़का को लगता है कि ये जो कर रहे हैं ये रोल कर है ना। अब उसी वक्त एक लड़का किसी से बचकर भागते हुए ये कहता है कि मुझे माफ कर दो एंड इन दोनों को देखकर हकारी कहती है कि ये तो वही है वाइस प्रिंसिपल। एंड रेंतारो भी कहता है क्या वाइस प्रिंसिपल। और हकारी हमें बताती है हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है स्कूल के रूल्स को लेकर और अगर उन्होंने तुम्हें स्कूल के हॉल में दौड़ते हुए पकड़ लिया तो वो तुम्हारा पीछा धरती के अंत तक करते रहेंगी। एंड वहीं पर भागता हुआ वो लड़का गिर जाता है एंड वाइस प्रिंसिपल उसे पकड़ लेती है। एंड कारनाई कहती है अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो, और हमें वाइस प्रिंसिपल को बड़े ही लंबे जीप के साथ उस लड़के को किस करते हुए दिखाया जाता है। एंड कारनाई फिर से कहती है कि वो तुम्हें फ्रेंच किस करेंगी। एंड रेंतारो भी लाइक Emotional damage. हकारी कहती है नहीं, इसे बहुत ज्यादा फिजिकल दर्द भी होता है। एंड हमें वाइस प्रिंसिपल का जीप उस लड़के के बहुत ज्यादा अंदर तक जाते हुए दिखाया जाता है और इसके बाद ये अपने जीप को इतनी तेज घुमाती है मानो तुम इसे अच्छा गोली ही खा लेते। और हमें ये भी पता लगता है कि ये एक फॉर्मर स्टार स्प्रिंटर है और इसी वजह से आज तक कोई भी इसके किस अटैक से नहीं बच पाया है। एंड इसी चीज के लिए इसे और लोग सोनिक द स्केच हैक के नाम से भी जानते हैं। एंड किस करने के बाद मानो वो लड़का तो मर ही गया है और ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी वे में ये करती है। और भाई सही में कोई ऐसी भद्दी मॉन्स्टर को क्यों स्कूल में रखेगा। चलो इसके बाद हकारी रेंतारो से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। तो रेंतारो बताता है कि नहीं, तुम दोनों ही मेरे फर्स्ट एवर गर्लफ्रेंड हो। और रेंतारो की इन बातों को कारनाई कानों को बड़ा करके सुनाई है, यानी कि हकारी या फिर कारनाई को रेंतारो से उनका फर्स्ट किस ही नहीं बल्कि रेंतारो को भी उसका फर्स्ट किस करने का मौका मिलेगा। और बस इतना सोचते ही हकारी और कारनाई एक दूसरे को कॉम्पिटिटर के नजर से देखते हुए ये सोचती है कि रेंतारो को उनका फर्स्ट किस तो मैं ही लूंगी। एंड लंच ब्रेक में ये तीनों टेरेस के ऊपर लंच करने के लिए आते हैं। एंड किटी को देखकर कारनाई भी खुद को एक किटी के जैसा मानने लगती है। एंड फिर हकारी रेंतारो को अपना लंच टेस्ट करने के लिए देती है एंड अपने हाथों से रेंतारो को खिलाती है और रेंतारो को ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और हकारी को ऐसा करता देखकर कारनाई भी रेंतारो को कुकी खिलाते हुए कहती है अपना मुंह खोलो। और जब रेंतारो अपना मुंह खोलता है तो शर्म से और घबरा कर कारनाई रेंतारो के आंखों को ही कुकी खिला देती है। अब अपने हाथों से ही कुकी को खाकर रेंतारो को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब एक स्टेप आगे आकर हकारी कहती है कि ये लो ये स्नैक खाओ रेंतारो। मगर बुक स्नैक के स्टिक न होने की वजह से हकारी फिर भी रेंतारो को स्नैक खिलाती है अपने मुंह में रखकर। तो रेंतारो समझ जाता है कि ऐसा करना हकारी का शुरू से ही प्लान था। एंड जब हकारी रेंतारो को किस करने वाली होती है कि तभी कारनाई भी एक बुकी को अपने मुंह में रखकर रेंतारो के दूसरे आंख में घुसा देती है क्योंकि इस वक्त कारनाई के आंख बंद था एंड कारनाई के बालों की वजह से ही रेंतारो को छींक आता है एंड छींक की वजह से बुकी स्नैक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हेंस हकारी का प्लान फेल हो गया। अब कारनाई रेंतारो का फेस पकड़ के कहते हैं कि तुम्हारी आंखें तो लाल है, तुम्हें जुकाम तो नहीं। एंड रेंतारो के इतना ज्यादा करीब होने की वजह से कारनाई रेंतारो को किस करने ही वाली थी कि तभी हकारी अपने दो बड़े बड़े शक्तियों का यूज करते हुए कारनाई को रेंतारो से दूर कर देती है। एंड हकारी रेंतारो के फेस के पास अपना फेस लाकर कहती है समझा करो मेरे परिवार में हम सर और लिप्स को एक साथ लाकर बुखार चेक करते हैं। एंड कारनाई इन दोनों को रखते हुए ये कहती है कि मैं नहीं मानती बल्कि माउथ टू माउथ ही बेस्ट ऑप्शन है। और रेंतारो के बॉडी पर बैठकर काइंड ऑफ रेंतारो को पीटने लगती है तो हकारी ये करती है। जब रेंतारो इन दोनों को शांत करा था तब रेंतारो कहता है कि क्या तुम दोनों मुझे किस करना चाहती हो। तो दोनों लड़कियां घबरा कर कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तो रेंतारो कहता है कि तुम मुझसे कह सकते हो कि तुम मुझे किस करना चाहती हो क्योंकि मैं भी तुम्हें किस करना चाहता हूँ। तो हकारी बताती है प्रॉब्लम किस करना नहीं है बल्कि फर्स्ट किस किसे मिलेगा ये प्रॉब्लम है। तो रेंतारो कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान है। और अपने प्लान को एक्सप्लेन करते हुए रेंतारो कहता है कि ये तुम्हें अपने आंखों पे बांधना है एंड इस म्यूजिक को अपने कानों में प्ले करना है। एंड इस डाइस के मैं अपना डायरेक्शन और पहला कदम चूज करूंगा एंड इसी तरह से मैं तुम दोनों को एक एक करके किस करूंगा जिससे ना तुम्हें पता होगा कि
मैंने फर्स्ट में किसे किस किया एंड ना मुझे पता होगा कि मैंने फर्स्ट में किसे किस किया। एंड इस प्लान को सुनकर हकारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर करनाई कहते हैं कि इस प्लान में कोई भी आसानी से चीटिंग कर सकता है। तो बेसिकली वो तीनों पिंकी प्रॉमिस करता है कि अगर कोई भी चीटिंग करेगा तो रेंतारो को अपनी आंखों को फोड़ना पड़ेगा। एंड इसके बाद गेम शुरू होता है। अब गेम के शुरू होने के बाद रेंतारो डाइस फेंकता है एंड लेफ्ट की तरफ जाने का फैसला करता है, और कुछ दूर चलते ही रेंतारो कंफ्यूज हो जाता है कि लड़कियां सही में किस तरफ है, तो इसलिए रेंतारो अपने हाथों को आगे करके चलने लगता है। तो फिर थोड़ी ही देर में रेंतारो अपने हाथों में कुछ फील करता है, तो रेंतारो कहता है कि ये पक्का हकारी शाह है। एंड रेंतारो ने क्या फील किया ये तो तुम समझ ही गए होगे। एंड इस राज को रेंतारो ने हकारी करनाई से छुपाने का फैसला करते हैं। साथ ही रेंतारो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा फील कर रहा था इस इंसिडेंट के लिए। तो हकारी कहती है कोई बात नहीं रेंतारो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, बल्कि तुम इससे भी बड़े कामों को कर सकते हो। तो इस बात को सुनकर रेंतारो हकारी को चुप रहने के लिए कहता है। एंड रेंतारो ने हकारी करनाई को बताते हैं कि हमें ये फिर से शुरू करना होगा। तो करनाई पूछती है मगर क्यों, और तुम दोनों का फेस इतना ज्यादा लाल क्यों है, सही में हुआ क्या है। एंड इसके बाद ये गेम फिर से शुरू होता है, मगर जब रेंतारो करनाई को टच करने ही वाला होता है कि तभी ये कैट कुछ ऐसा करती है। एंड करनाई इसी वजह से रेंतारो को बहुत ज्यादा पीटने लगती है, क्योंकि करनाई को लग रहा था कि ये हरकत रेंतारो ने किया है। पर थोड़ी ही देर में करनाई रुक जाती है, क्योंकि करनाई कैट को नोटिस करती है एंड वो समझ जाती है कि यह गंदी हरकत इस कैट ने किया है। तो गेम फिर से रुक जाता है। हकारी जब रेंतारो को देखती है तो हकारी को समझ नहीं आता है कि रेंतारो का हालत ऐसा क्यों है। एंड इसके बाद ये तीनों वापस इस गेम को कंटिन्यू करते हैं, मगर इन कोशिश में एक बार हकारी रेंतारो का पैंट खोल देती है। तो हकारी रेंतारो 69 के पोजीशन में भी आते हैं, और दूसरी तरफ करनाई रेंतारो को धोबी पछाड़ देती है, और एक बार तो रेंतारो मरने से भी बचता है। और ये करते करते शाम भी हो जाता है। एंड इतना सब करने के बाद इन तीनों को ये पता लग जाता है कि किस करना मूवीज और टीवी में तो आसान है, मगर रियल लाइफ में नहीं। एंड कारण को तो पहले से ही पता था कि ये एक बेकार प्लान है और ये वर्क नहीं करेगा। तो हकारी कहती है कि प्रॉब्लम रेंतारो के प्लान में नहीं बल्कि इस प्लान में इन्वॉल्व हुए लोगों में है। तो करना कहती है तुम कहना क्या चाहती हो, मेरी गलती है। तो हकारी भी कहती है कि मैंने किसी की तरफ उंगली नहीं उठाई है। अब इसके बाद करना है हकारी में बहस शुरू हो जाता है, जहाँ पर करना बताती है कि तुम दोनों कौन सी किसिंग कर रहे थे जिसमें तुम दोनों का फेस टमाटर के जैसे लाल हो जाता था। तो रिप्लाई में हकारी बताती है कि तुम्हारे साथ क्यों रेंतारो को इतना ज्यादा इंजरीज होता था, मेरे रेंतारो को हर्ट करना बंद करो। फिर करना कहती है एक्सक्यूज मी, मतलब क्या है तुम्हारा रेंतारो को मेरा है। एंड इन दोनों में बहस हो जाती है कि रेंतारो को मेरा है, नहीं वो मेरा है, नहीं वो मेरा है। तो रेंतारो इन दोनों को चुप करते हुए कहता है कि लड़ो मत, क्योंकि गलती मेरा है, इसलिए क्योंकि मैंने किसी को किस नहीं किया है, मैं एक यूजलेस हूँ और बेकार बॉयफ्रेंड भी। एंड इतना बोलकर रेंतारो भागने लगता है, और रेंतारो के पीछे हकारियन करनाई भी भागती है। एंड रेंतारो वाइस प्रिंसिपल चिल्लाता है। एंड वाइस प्रिंसिपल आती है, दोनों लड़कियों से आगे निकल जाती है रेंतारो के पास। वो क्यों तो तुम्हें पता ही है। और वाइस प्रिंसिपल रेंतारो को नीचे गिरा देती है, और रेंतारो को किस करने ही वाली होती है कि तभी कारण वाइस प्रिंसिपल का गर्दन पकड़ लेती है। तो वाइस प्रिंसिपल कहती है तुम अपने टीचर के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। एंड रिप्लाई में कारण भी कहती है कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। और हकारी भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के एक इंस्पेक्टर आ रहे हैं ऐसा चिल्लाती है। एंड ये कहती है कि आइए यहाँ पर एक थर्ड के टीचर है। अब ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल कुछ ऐसा करती है जिसे कारण को वाइस प्रिंसिपल का गर्दन छोड़ना पड़ता है। एंड वाइस प्रिंसिपल फिर वहाँ से भाग जाती है, ये कहते हुए कि मैं अपनी जॉब अभी नहीं खो सकती हूँ, मुझे पैसे चाहिए क्लब में हॉट लड़कों के साथ स्मूच करने के लिए। और एक लड़के को वाइस प्रिंसिपल फिर से पकड़ लेती है। अब दोनों लड़कियां रेंतारो का हाल पूछते हुए रेंतारो के पास आती है। हकारी पूछती है रेंतारो से कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो रेंतारो बताता है क्योंकि मैं तुम दोनों को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और मुझे पता है कि मैं अभी एक मतलबी के जैसा कर रहा था, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड एक साथ रहे। सो मैं अपना पहला किस कचरे के डब्बे में डालना चाहता हूँ ताकि तुम दोनों फिर से झगड़ा ना करो। तो कचरे का नाम सुनकर दोनों लड़कियां एक दूसरे को पॉइंट करते हुए कहती है कि इसे तुम अपना पहला किस दो, ये कचरा है, ये डिजर्व करती है। तो रेंतारो को समझ में आता है कि ये दोनों लड़कियां कितना ज्यादा प्यार करती है रेंतारो से, जिसके वजह से ये दोनों लड़कियां एक दूसरे से लड़ने तक को तैयार हो गई थी। तो रेंतारो दोनों लड़कियों को अपने गले से लगाता है एंड दोनों लड़कियों को एक साथ खुद को किस करने के लिए कहता है, क्योंकि इससे दोनों लड़कियों को रेंतारो से एक टाइम पे ही फर्स्ट किस मिल जाएगा और दोनों लड़कियों एक दूसरे को भी किस करेंगी। और इस बात को सुनकर दोनों लड़कियों घबरा और शर्मा जाती है, मगर रेंतारो को इन दोनों पे यकीन है, उसे हम पे यकीन है इस बात को करने के लिए। एंड इसके बाद ये तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और किस करते हैं। एंड ये पोजीशन रेंतारो को यूएफओ समनिंग रिचुअल के जैसा लग रहा है। एंड इस तरह से ये तीनों एक दूसरे को फर्स्ट किस शेयर करते हैं और शायद एक यूएफओ को भी समन करते हैं। और फिर अगले दिन हकारी एक बुक लेने के लिए लाइब्रेरी में रेंतारो एंड करनाई के साथ आई है, और वो बुक एक कुक बुक है जिसके मदद से हकारी और भी अच्छे खाने फ्यूचर में रेंतारो को खिलाएगी। एंड इस बात को सुनकर रेंतारो इम्प्रेस्ड एंड करनाई जेलस हो जाती है। एंड फिर करनाई भी एक कुक बुक को उठाकर पढ़ने लगती है। एंड जब उस बुक को हकारी अपने तरफ करती है तो करनाई कह देती है कि कोई और बुक जाकर देखो, और ये दोनों फिर से लड़ने लगती है। तो रेंतारो इन दोनों को शांत करते हुए कहता है कि लड़ो मत, तुम दोनों ने पहले एक दूसरे को किस किया है। और इस बात को सुनकर दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है रेंतारो पे। तो रेंतारो इन दोनों को शांत करते हुए एक और कुक बुक ढूंढने के लिए आगे निकल जाता है। एंड जब रेंतारो एक बुक को लेने के लिए अपना हाथ आगे करता है तो एट द सेम टाइम एक लड़की भी उस बुक को लेने के लिए अपना हाथ आगे करती है। एंड रेंतारो जब उस लड़की को पहली बार देखता है तो रेंतारो को पता लग जाता है कि ये लड़की भी उसका एक सोलमेट है, मगर कैसे, तो करंट के झटके से। फिर इसके बाद रेंतारो की नई गर्लफ्रेंड ये बताती है कि वो एक प्रिंसेस होती है और उसकी पूरी लाइफ ही प्रिंसेस जैसी होती है एक बंद कमरे में। एंड फिर हमें उसी लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंतारो उस लड़की से मिलता है, और रेंतारो को ये पता चल जाता है कि ये लड़की उसकी नई सोलमेट है। साथ ही रेंतारो को ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी नई सोलमेट से मिल चुका है। फिर वो लड़की रेंतारो को आगे जाने के लिए कहती है, तो रेंतारो कहता है कि नहीं, मुझे आगे नहीं जाना है, तुम जा सकती हो। फिर इसके बाद वो लड़की रेंतारो को एक बुक की मदद से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। साथ ही रेंतारो को ये भी पता चलता है कि उस लड़की को और लोगों से बात करने में मुश्किल होती है। फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तो रेंतारो उस लड़की को रोककर
कहता है कि मुझे एक बुक चाहिए जो कि लव एंड रोमांस जोनर का हो। अब रेंतारो के बुक इंटरेस्ट को जानकर वो लड़की बहुत सारे बुक्स को निकालती है रेंतारो के लिए। अब क्योंकि बुक्स बहुत ज्यादा थे तो इस बात के लिए वो लड़की रेंतारो से माफी भी मांगती है। अब रेंतारो उस लड़की की मेहनत को देखकर उन सभी बुक्स को रखने का वादा करता है, मगर रेंतारो का वादा अगला ही पल टूट जाता है क्योंकि नई लाइब्रेरी की कार्ड बनाने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए, जिसकी वजह से रेंतारो अभी एक भी बुक को लाइब्रेरी से नहीं ले सकता है। फिर वो लड़की रेंतारो को अपना बुक देती है पढ़ने के लिए। रेंतारो उस बुक को लेते हुए उस लड़की का नाम भी पूछता है। इस लड़की का नाम है शिजुका। साथ ही रेंतारो और शिजुका एक ही क्लास में होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ काराने और हकारी भी रेंतारो के लिए खाने का बुक देख रही थी। फिर इसके बाद रेंतारो शिजुका की वो बुक पढ़ने लगता है। उस बुक में कहानी होती है एक प्रिंसेस एंड एक नाइट की। और इस कहानी में जो प्रिंसेस होती है वो अपने ही नाइट से प्यार करने लगती है, जहाँ पर वो नाइट ये भी वादा करता है कि मैं तुम्हें हरदम प्रोटेक्ट करूंगा। एंड जब एक ड्रैगन प्रिंसेस पे अटैक करता है तो वो नाइट प्रिंसेस को बचाता है। फाइट के बाद प्रिंसेस नाइट को हील भी करती है। अब यहाँ पर इन दोनों का प्यार शुरू ही हुआ था कि दूसरी तरफ प्रिंसेस के पापा उसे दूसरे किंगडम में भेज देते हैं रॉयल फैमिली में शादी करने के लिए। एंड इस बात को जानकर वो नाइट प्रिंसेस को रोकने की कोशिश भी करता है, ये कहते हुए कि हम इस सच्चाई को नहीं भुला सकते हैं कि हम एक साथ नहीं रह सकते हैं। एंड इस सवाल के साथ इस बुक का वॉल्यूम खत्म हो जाता है। एंड इस बुक को पढ़कर रेंतारो को ये याद आता है कि अगर वो अपने किसी सोलमेट को छोड़ देता है तो उसकी सोलमेट मर जाएगी। फिर अगले दिन हमें शिजुका को क्लास में बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर शिजुका उस बुक का वॉल्यूम 2 लेकर आई थी। फिर रेंतारो शिजुका से मिलता है। शिजुका से मिलने के बाद शिजुका उस बुक को रेंतारो को दे देती है, जिस पर रेंतारो ये कहता है कि मुझे तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए कुछ करके। एंड फिर रेंतारो शिजुका को अपने साथ आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हकारी अपने फोन में अभी रेसिपी को देख रही थी काराने के साथ। फिर रेंतारो शिजुका को एक जूस का बोतल देता है। साथ ही रेंतारो भी एक जूस का बोतल खरीद कर पीने लगता है। और बाहर रेंतारो शिजुका को उस बुक के बारे में बताने लगता है, उस बुक की तारीफ करते हुए, जिस पर शिजुका बुक की मदद से रेंतारो को बताती है कि वो उसका पसंदीदा बुक है। इसके बाद शिजुका रेंतारो की तारीफ करते हुए उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि रेंतारो की वजह से शिजुका को एक फ्रेंड का एहसास हुआ है। फिर रेंतारो शिजुका से उस बुक का वॉल्यूम 1 भी मांग लेता है, ये कहते हुए कि मैं जल्द ही लौटा दूंगा। फिर इसके बाद लाइब्रेरी में काम करने वाली महिला शिजुका से पूछती है कि क्या कुछ उसके साथ अच्छा हुआ है, तो शिजुका घबराते हुए मना कर देती है। और शिजुका रेंतारो के साथ हुई उसी इंसिडेंट को याद करते हुए शर्माने लगती है। साथ ही एक बुक को उतारने की कोशिश भी करती है। फिर अगले दिन स्कूल में शिजुका उस बुक का वॉल्यूम 3 लेकर आई थी, मगर उस दिन रेंतारो स्कूल नहीं आता है। साथ ही कई दिनों तक रेंतारो स्कूल नहीं आता है, जिससे शिजुका उदास हो जाती है। और शिजुका रेंतारो को 2 लड़कियों के बीच में बैठे हुए देखती है, जहाँ पर रेंतारो बता रहा था कि वो कई दिनों से सोया नहीं है और रात में बहुत ज्यादा बिजी रहता है। एंड इस बात को सुनकर हकारी एंड काराने कुछ अलग ही सोचने लगती है, जिस पर रेंतारो पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, तो दोनों ही लड़कियां कुछ नहीं हुआ ऐसा बताती है। फिर हकारी रेंतारो को किस कर देती है, ये कहते हुए कि मैं बस तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी दे रही हूँ, जिस पर रेंतारो हकारी को गले लगाते हुए थैंक यू कहता है। एंड हकारी को ऐसा करते हुआ देखकर काराने भी रेंतारो को किस करने की कोशिश करती है, मगर वो रेंतारो को अपने सर से मार देती है। इसके बाद भी रेंतारो काराने को अच्छी गर्लफ्रेंड कहता है। वहीं दूसरी तरफ शिजुका इन तीनों को देख रही थी और शिजुका को ये लगता है कि रेंतारो के पास तो पहले ही 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, वो मेरे साथ क्यों नहीं रहेगा। साथ ही हमें शिजुका की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो बाकी लड़कियों से अलग होती है, जिसकी वजह से बाकी लड़कियां तंग भी करती है और उसकी मॉम उसे बहुत पीटती है क्योंकि वो बाकी लड़कियों के जैसी बात नहीं कर सकती है। फिर हमें शिजुका को दिखाया जाता है जो कि बैठी होती है उदास होकर। फिर क्लासरूम में शिजुका से रेंतारो मिलता है और रेंतारो शिजुका को कुछ देने वाला होता है, इसलिए रेंतारो शिजुका से उसका स्मार्टफोन मांगता है। फिर रेंतारो शिजुका के फोन में एक ऐप इंस्टॉल करता है और शिजुका को उस ऐप को ओपन करने के लिए कहता है। एंड शिजुका को पता चलता है कि उस ऐप में वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बुक की सभी कहानी थी। और इतना ही नहीं, अगर शिजुका किसी भी टेक्स्ट को छूती है तो वो टेक्स्ट बोलने लगता है, वो भी एक प्यारी सी लड़की की आवाज में। एंड शिजुका के साथ ही हमें पता चलता है कि उस ऐप को रेंतारो ने खुद बनाया है एंड जो कुछ भी लिखा है उस ऐप में उसे रेंतारो ने खुद टाइप किया है। एंड रेंतारो ने ये सब शिजुका के लिए इसलिए किया है क्योंकि रेंतारो शिजुका की प्रॉब्लम को थोड़ा कम करना चाहता था। फिर रेंतारो शिजुका को उस ऐप की मदद से कुछ बोलने के लिए कहता है एंड शिजुका रेंतारो को बोलती है आई लव यू। एंड इतना बोलकर शिजुका रोने लगती है, साथ ही रेंतारो से माफी भी मांगती है अपनी इस बात के लिए। मगर रेंतारो शिजुका की फीलिंग्स को समझता है और वो कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। फिर हमें उसी प्रिंसेस की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो प्रिंसेस रो रही होती है क्योंकि वो उस नाइट से नहीं मिल पाती है। मगर प्लॉट ट्विस्ट, अब वो प्रिंसेस भी अपने नाइट से मिल जाती है। एंड कुछ देर एक दूसरे को गले लगाने के बाद रेंतारो शिजुका को अपने दोनों गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करता है, ये कहते हुए कि क्या मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर जाहिर है कि काराने बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड हकारी रोने लगती है। मगर हकारी दुखी नहीं थी बल्कि वो खुश थी क्योंकि रेंतारो को एक नई गर्लफ्रेंड मिलने के बाद भी रेंतारो हकारी एंड काराने को एक साथ रखने के लिए अभी तैयार है। फिर इसके बाद रेंतारो ये भी कहता है कि मैं तुम दोनों को पहले से भी ज्यादा खुश रखूंगा एंड अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो तुम मुझे बेशक बता सकती हो, फिर मैं सुसाइड कर लूंगा। एंड रेंतारो की बातों को सुनकर हकारी को रेंतारो एक मर्द लग रहा होता है। साथ ही रेंतारो ये भी कहता है कि अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को खुश नहीं रख सकता हूँ तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही एक नाइफ ऑर्डर कर दिया है खुद की जान लेने के लिए। फिर रेंतारो शिजुका को हकारी एंड काराने से मिलाता है एंड हकारी एंड काराने को शिजुका से इंट्रोड्यूस करता है। एंड रेंतारो काराने एंड हकारी को ये बताता है कि शिजुका फोन की मदद से बात करती है और रेंतारो ये तक पता कर चुका है कि शिजुका अपने पैर को कैसे मूव करती है जब वो डरती है या फिर खुश होती है। एंड इस बात का पता तो शिजुका को खुद भी नहीं था। रेंतारो हकारी के बारे में ये कहता है कि हकारी अपनी एक उंगली अपने मुंह में रखती है जब उसे सोचना होता है एंड उस वक्त हकारी रेंतारो को बहुत ज्यादा हॉट लगती है। एंड काराने अपने बालों में उंगली करती है जब उसे सोचना होता है। एंड अपने बारे में ऐसी चीजें सुनने के बाद जो कि लड़कियों को खुद नहीं पता था, ये तीनों ही लड़कियां सोचती है कि रेंतारो कितना ज्यादा केयरिंग है। रेंतारो ये भी कहता है कि हकारी थोड़ा सा पाउट करती है एंड काराने सांस लेना ही बंद कर देती है जब वो किस करते हैं। अब ऐसी बातें खुद के बारे में सुनने के बाद तीनों ही लड़कियां बहुत
ज्यादा शर्मा जाती है, खास तौर से काराने एंड हकारी। अब इसके बाद शिजुका किस के बारे में थोड़ा कहती है तो हकारी शिजुका से पूछती है क्या तुम्हें भी किस में इंटरेस्ट है। तो शिजुका शर्माते एंड घबराते हुए कहते हैं कि मैं किस तब तक नहीं करूंगी जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती है। इस पर रेंतारो कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ मगर तब जब तुम रेडी हो। फिर हकारी अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है रेंतारो को, तो काराने भी खिलाती है रेंतारो को अपना हाथ, खाना नहीं। अब इसके बाद एक तरफ काराने एंड हकारी लड़ने लगती है किसी बात को लेकर, तो दूसरी तरफ शिजुका शांत से बैठी होती है। तो रेंतारो एक गेम खेलने का सोचता है सभी लड़कियों की ट्रू सेल्फ एक दूसरे के सामने लाने के लिए। इस गेम में जो हारेगा उसे टिकल का सामना करने पड़ेगा जीतने वाले प्लेयर से। एंड रेंतारो ने इस रूल को इसलिए ऐड किया है क्योंकि रेंतारो के अकॉर्डिंग टिकल करने से फ्रेंडशिप जल्दी होती है। एंड तीनों लड़कियां ये सोचकर रेडी हो जाती है कि रेंतारो उन्हें पर्सनली टिकल करेगा। फिर गेम शुरू होता है। पहले गेम का विनर होता है रेंतारो एंड पहले गेम की लूजर होती है काराने। फिर रेंतारो काराने को टिकल करने लगता है एंड टिकल करते करते एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि रेंतारो को लगता है कि वो काराने को टिकल नहीं बल्कि उसके साथ कुछ और ही ऐसी वैसी चीजें कर रहा है। एंड फिर राउंड 2 शुरू होता है। उस राउंड का भी विनर होता है रेंतारो एंड लूजर होती है हकारी। अब शुरू में हकारी दिखाती है कि वो हार गई है मगर वो अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। एंड हकारी अपने सीने को दिखाते हुए कहती है कि प्लीज बी जेंटल विद मी, मगर काराने के वजह से हमें सीन देखने का मौका नहीं मिलता है। एंड टिकल के इस गेम में जब रेंतारो हकारी को टिकल करने लगता है तो हकारी मजे तो लेती है मगर उसके साथ ही ऑर्गेज़म भी फील करने लगती है। मगर हकारी थोड़ी देर में रोक देती है रेंतारो को ये कहते हुए कि वो अब और ज्यादा टिकल को नहीं सह सकती है। अब हकारी रेंतारो को रोकती है। इसके पीछे का मेन वजह तो ये था कि रेंतारो की वजह से हकारी का कुछ और ही निकलने वाला था। एंड उसी चीज को चेक करने के लिए कि वो निकल तो नहीं गया है गलती से, हकारी साइड में जाकर चेक भी करती है एंड सी इज सेफ। एंड राउंड 3 शुरू होकर खत्म होता है। विनर होता है रेंतारो एंड लूजर होती है शिजुका। अब रेंतारो शिजुका को ये सोचकर टिकल करने जाता है कि शिजुका हंसेगी। शिजुका हंसती भी है मगर फोन की मदद से। एंड फिर इसके बाद हकारी एंड काराने डिसाइड करती है कि वो रेंतारो को हंसा कर रहेगी। एंड इस चीज के लिए ये दोनों गेम में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। एंड जो जीतती है वो होती है शिजुका। तो शिजुका रेंतारो को टिकल कर रही होती है, रेंतारो हंस रहा होता है। दूसरी तरफ हकारी एंड काराने जल रही होती है शिजुका को देखकर, साथ ही रो भी रही होती है। फिर हकारी थोड़ी देर के लिए शिजुका से जलने लगती है, साथ ही उसे अपना अपोनेंट भी मानती है। एंड टिकल का गेम खत्म होने के बाद रेंतारो वॉशरूम का कहकर निकलने लगता है। तो हकारी को लगता है कि रेंतारो का भी शायद से कुछ निकल चुका है या फिर निकलने वाला है। फिर काराने शिजुका को सुनाने लगती है ये कहकर कि तुम अपने रियल सेल्फ को क्यों नहीं दिखा रही हो। साथ ही काराने ये भी कहते हैं कि तुम अब रेंतारो की गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें रेंतारो से किसी भी बात के लिए झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। एंड काराने ये सब बातें इसलिए कर रही थी क्योंकि काराने शिजुका से झगड़ा करना चाहती है मगर शिजुका काराने को झगड़ा करने का एक मौका भी नहीं देती है। और शिजुका अपनी परेशानी बताते हुए कहती है कि मुझे औरों से डर लगता है बात करने में। तो काराने को लगता है कि वो खुद डरावनी है मगर सही में ऐसा होता नहीं है। साथ ही शिजुका हकारी एंड काराने की तारीफ भी करती है। एंड फिर आपस में थोड़ा और बात करने के बाद ये तीनों ही एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन जाती है। एंड यहाँ गेट के पीछे से रेंतारो इन तीनों को देख भी रहा होता है। फिर रेंतारो वापस आता है एंड काराने ये कहती है कि हमें वो गेम फिर से खेलना है क्योंकि काराने एंड हकारी को मौका नहीं मिला है शिजुका के जैसे रेंतारो को टिकल करने का। अब शुरू से हकारी एंड काराने ये चाहती थी कि शिजुका अपनी मन की बात रेंतारो से बिना झिझक के कहे, तो इसीलिए शिजुका रेंतारो से कहती है कि उसे रेंतारो को किस करना है। एंड इससे पहले शिजुका ने कहा था कि वो जब तक शादी नहीं करेगी तब तक किसी को किस नहीं करेगी, ऐसा उसने झूठ कहा था। एंड यार रेंतारो ने इस बात को पहले नोटिस कर लिया था। फिर शिजुका रेडी होती है रेंतारो को किस करने के लिए। रेंतारो शुरू में शिजुका के सर पे हाथ रखता है क्योंकि शिजुका बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी एंड शिजुका मना भी नहीं करती है। शिजुका के सर पे हाथ रखने के बाद रेंतारो शिजुका का नाम पुकारते हुए शिजुका को अपने पास लाता है एंड उसे किस करता है। अब किस करने के बाद शिजुका पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है तो रेंतारो उसे होश में लाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हकारी एंड काराने शिजुका एंड रेंतारो को ऐसा करता देखकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा क्यूट रिएक्शन दे रहे होते हैं शर्माते हुए। फिर हकारी काराने से कहती है कि क्या तुम्हें भी उसे किस करना है क्योंकि तुम मन में तो यही सोच रही हो। अब इस बात को सुनकर काराने बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि सही में उसके मन में यही चल रहा था। फिर हकारी रेंतारो के पास जाती है और उसे कहती है कि क्या मैं भी तुम्हें किस कर सकती हूँ। इस बात को सुनकर रेंतारो एंड काराने दोनों ही चौंक जाते हैं। अब रेंतारो हाँ कहता है एंड फिर हकारी का नाम लेते हुए हकारी को अपने पास लाता है। अब बीच में हकारी रेंतारो से पूछती है कि क्या मैं शिजुका जैसी नहीं हूँ। तो रेंतारो कहता है कि तुम काराने और शिजुका दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं मेरे लिए। एंड हकारी रेंतारो को कहती है कि मैंने तुमसे इसी आंसर की उम्मीद की थी। फिर ये दोनों किस करते हैं। अब दो लड़कियों को किस करने के बाद रेंतारो काराने का नाम लेता है। तो काराने रेंतारो के पास आते हुए ये कहती है कि मेरा कुछ खास ऐसा मन करने का है नहीं। एंड काराने की इस हरकत को देखकर रेंतारो काराने को गले लगाते हुए ये कहता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। अब इस पे काराने रेंतारो को धक्का दे देती है मगर फिर भी रेंतारो ये कहता है कि तुम और भी ज्यादा क्यूट लगती हो जब तुम मेरे साथ ऐसा करती हो। तो शुरू में काराने धक्का देने के बाद रेंतारो को हल्के हल्के पंचेस मारता है मगर टाइम के साथ ही वो बहुत ज्यादा तेज पंचेस मारने लगती है रेंतारो को। एंड ये सभी हरकतें क्यूटनेस में हो रही थी तो रेंतारो कहता है कि मैं तुम्हें फिर भी किस करना चाहता हूँ। एंड रेंतारो काराने से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। तो काराने कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ। तो फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एंड फिर रेंतारो इन तीनों लड़कियों को कहता है कि थैंक यू मेरी गर्लफ्रेंड्स बनने के लिए। एंड फिर कुछ और बातें करने के बाद ये सभी आपस में ही हंसने लगते हैं। इसके बाद तीनों लड़कियां एग्जाम के रिजल्ट को देख रही होती है नोटिस बोर्ड पर और हम यहाँ देखते हैं कि रेंतारो इसके साथ नहीं होता है। अब इसमें हमें ये पता चलता है कि रेंतारो अपना फोन लेने गया है क्लासरूम में। फिर रेंतारो अपने क्लासरूम में अपने डेस्क पर अपना फोन देखता है। रेंतारो अपने फोन को देखकर खुश होता है। साथ ही रेंतारो ये भी देखता है कि उस क्लासरूम में एक लड़की बैठी हुई होती है। फिर रेंतारो से हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम AI है। अब रेंतारो AI से पूछता है कि टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, तुम देखने नहीं जाओगी। तो इस पे AI
बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहती है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है टॉप पे मैं ही होंगी। एंड इतना बोलने के बाद एआई एंड रेंतारो जब आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो रेंतारो को पता चल जाता है कि ये इसकी नेक्स्ट सोलमेट है, क्योंकि रेंतारो एंड एआई झटके फील करते हैं प्यार के। फिर रेंतारो एआई को खुद के साथ रिजल्ट देखने का पूछता है, मगर एआई फिर से मना कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हकारी को दिखाया जाता है जो कि 25th रैंक आई थी 240 स्टूडेंट में से। शिजुका आई थी 44th रैंक, काराने की रैंक थी 87 एंड आइजो रेंतारो का रैंक था 88। अब इस पर रेंतारो तीनों लड़कियों की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे प्राउड है तुम तीनों पर। रिजल्ट में हमें यह भी पता चलता है कि नंबर 1 रैंक एआई का है। इस पर रेंतारो तीनों लड़कियों से पूछता है कि तुम एआई के बारे में कुछ जानती हो क्या। इसमें शिजुका एंड हकारी हाँ कहती है। काराने हमें बताती है कि उसने सुना है कि एआई इतनी ज्यादा तेज है पढ़ने में कि अगर उसे कोई भी सब्जेक्ट का किसी भी तरह का सवाल पूछा जाए तो वो आसानी से जवाब दे सकती है। फिर ये लोग बायोलॉजी के क्लास में बैठे हुए होते हैं एंड पढ़ाई कर रहे होते हैं। एआई को देखकर रेंतारो कहता है कि शिजुका, हकारी एंड काराने सुंदर है, साथ ही क्यूट भी। मगर एआई सुंदर तो है, क्यूट होने के साथ ही वो बहुत ज्यादा एलिगेंट भी है। अब इसके बाद रेंतारो एआई से प्रैक्टिकल लैब में नोट्स ना तैयार करने के लिए कहता है, तो इन दोनों में इस बात के लिए थोड़ी सी आर्गुमेंट होती है। मगर टीचर के आने के बाद ये आर्गुमेंट खत्म भी हो जाता है। फिर एआई एंड रेंतारो आपस में कुछ देर बात करते हैं जहाँ पर ये दोनों प्रैक्टिकल भी कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकल करते वक्त रेंतारो ब्लेड से अपना एक उंगली थोड़ा सा काट लेता है, जिस पर रेंतारो साबुन से हाथ धोते हुए कहता है कि मुझे नर्स के पास अब जाना पड़ेगा। तो एआई रेंतारो का उंगली देखकर रेंतारो की उंगली को अपने मुंह में ले लेती है, जिस पर रेंतारो शॉक होते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो एआई बताती है कि ह्यूमन सलाइवा से घाव जल्दी ठीक होते हैं। एंड फिर एआई रेंतारो की उंगली को वापस से अपने मुंह में लेकर कुछ ऐसी हरकतें करने लगती है जो क्या कुछ है तुम खुद ही समझ सकते हो। एंड इस चीज पर रेंतारो कहता है कि एक सुंदर लड़की मेरी उंगली को चूस रही है। रेंतारो एआई के बारे में साथ ही ये भी कहता है कि एआई की आंखें कितनी सुंदर है, उसकी पलकें कितनी बड़ी है और आंखें कितनी सुंदर है, उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट है, मैं उसकी लिप्स को फील कर पा रहा हूँ, उसकी जीभ को फील कर पा रहा हूँ, उसकी टंग कितनी ज्यादा गर्म है, वार्म है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जहाँ पर एक तरफ एआई रेंतारो की उंगली चूस रही थी तो उसके दूसरी तरफ रेंतारो एंड हकारी आपस में लड़ रहे थे लैब प्रैक्टिकल को लेकर। मजे की बात तो यह है कि रेंतारो इस हरकत को इन दोनों लड़कियों के पीछे ही अंजाम दे रहा होता है। फिर क्लास खत्म होता है। क्लास के बाहर रेंतारो एआई को उस बात के लिए, उस हरकत के लिए थैंक यू कहता है। तो एआई रेंतारो को उस बात को फिर से ना कहने के लिए कहती है। साथ ही रेंतारो एआई से पूछता है कि मैं ना तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ सोडा पीने चल सकती हो। इस पर एआई कहती है कि नहीं, सोडा अच्छा ऑप्शन नहीं है हाइड्रेशन के लिए। इसके बाद रेंतारो एआई से बहुत सारी बातें करता है एंड हमें उन बातों से ये पता चलता है कि एआई एक ऐसी लड़की है जो कि टाइम का यूज करना बहुत ही अच्छे से जानती है। एंड साथ ही एआई फन एक्टिविटीज को नहीं करती है एंड एआई की नजर में जो भी फन एक्टिविटीज करते हैं उन्हें टाइम की अहमियत नहीं पता है। फिर इसके बाद एआई और रेंतारो के बीच में एक और कन्वर्सेशन होती है थोड़े लंबे टाइम के लिए। एंड इस कन्वर्सेशन में एआई कहती है कि फन एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं, साथ ही वो काम हमें नहीं करना चाहिए जो कि हमारे फ्यूचर और हमारे एकेडमिक्स के ग्रेड को ना बढ़ाए। जिस पर रेंतारो एआई को यह समझाने की कोशिश करता है कि एकेडमिक के ग्रेड ही हर कुछ नहीं होता है। तो एआई रेंतारो को गुड बाय कहकर चली जाती है और हम एआई को उसके घर पर देखते हैं कि जो कि अब भी होमवर्क ही कर रही होती है। एंड ये लड़की पूरे वक्त बस लिखती ही रहती है और लिखते वक्त एआई को रेंतारो की बातें याद आने लगती है। रेंतारो की बातें एंड रेंतारो को याद करके एआई प्लस करने लगती है। साथ ही एआई सोचती है कि उसने रेंतारो की हेल्प क्यों की। एंड इस पर्टिकुलर सीन पे मुझे तो ये नहीं लग रहा है कि एआई रेंतारो की हेल्प कर रही है। मेरा माइंड कुछ और ही सोच रहा है, पता नहीं तुम क्या सोचते हो। बैक टू द टॉपिक। एआई रेंतारो के बारे में सोचकर एंड उन बातों के बारे में सोचकर जो कि उसने रेंतारो के साथ किया है बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। साथ ही एआई को ये नई फीलिंग कुछ समझ नहीं आ रही थी एंड वो डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी पढ़ाई से। तो इसलिए एआई मार्कर उठाकर बोर्ड पर नंबर्स लिखने लगती है। नंबर लिखने के बाद एआई वापस से शांत होकर बैठती है कुछ देर के लिए, मगर फिर से एआई दुगनी स्पीड से मार्कर उठाकर बोर्ड पर नंबर वापस से लिखने लगती है और अपना पूरा रूम नंबर वाले पेपर से भर देती है। फिर अगले दिन एआई एकदम शांत जैसे कि इस दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं, एकदम ठंडे रिएक्शन के साथ आइजो रेंतारो को बताती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ। मुझे भी तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारी फीलिंग को एक्सेप्ट करता हूँ एंड मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा। अब इसके बाद ही एआई मना कर देती है रेंतारो को। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? फिर एआई अपनी बात रखते हुए कहती है कि मैं सोच कर आई थी कि तुम इस सवाल का जवाब ना कहोगे, लेकिन तुमने हाँ कहा तो इसलिए मैंने खुद ही ना कह दिया। लव एंड रोमांस टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है टीनेजर्स के लिए और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं इस रिलेशनशिप को यहीं पर एंड करती हूँ, अपनी इस फीलिंग को भी। मगर रेंतारो बताता है कि तुम मेरा दिल ऐसे नहीं तोड़ सकती हो, भले ही मैंने पहले ही 100 रिजेक्शन को क्यों ना फेस किया है। तो इसलिए रेंतारो और भी बहुत सारी बातें करने के बाद ये कहता है कि तुम मेरे साथ डेट पे चलो एंड डेट पर अगर मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास नहीं दिला पाता हूँ तो तुम बेशक मेरे प्यार को ना कह सकती हो। फिर कुछ दिनों के बाद रेंतारो एक मार्केट में खड़ा हुआ होता है, जिसका यह मतलब है कि रेंतारो आज डेट पर आया है उस लड़की के साथ। फिर एआई आती है कैजुअल आउटफिट में, तो रेंतारो एआई को देखकर वहीं पर फ्लैट हो जाता है। फिर रेंतारो एआई को हॉर्स राइडिंग कराता है, मगर हॉर्स राइडिंग करते वक्त एआई बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, बल्कि वो और भी ज्यादा बोरिंग फील कर रही होती है। फिर रेंतारो एआई का फोटो खींचता है तो उस फोटो को देखकर यह कहती है कि ये इलॉजिकल है। रेंतारो एआई को हॉन्टेड हाउस में ले जाता है तो एआई हॉन्टेड हाउस को भी घोस्ट नहीं होता है ऐसा बताती है। साथ ही घोस्ट अपेयर होने पर डरना इस लड़की को चाहिए, मगर डरता रेंतारो है। एंड एआई फिर से कहती है कि वो ह्यूमन है, ध्यान से देखो ये सब इलॉजिकल है। इसके बाद रेंतारो एआई को कब वाले झूले पर झुलाता है तो झूले पर झूलकर एआई को चक्कर आने लगते
सकते हैं। एंड वंस अगेन एआई को ये सब इलॉजिकल एंड मीनिंगलेस लगता है। रेंतारो एआई को मेज यानी कि पजल वाले झूले में भी ले जाता है तो वो भी एआई को मीनिंगलेस ही लगता है। फिर रेंतारो एआई को इस झूले पर ले जाता है जिसका नाम मुझे नहीं पता है, हो सके तो तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो। एंड इस झूले पर आकर एआई पहली बार डरती है क्योंकि एआई को मरना नहीं है, बेसिक मतलब यही है। अब इस पर रेंतारो एआई से पूछता है कि क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ बैठूं, तो एआई हाँ कहती है। अब इसके बाद रेंतारो एआई के पास जाता है तो एआई रेंतारो का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। अब इसके बाद क्या कुछ होता है मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम क्लिप में साफ साफ देख ही सकते हो। फिर इसके बाद दिन खत्म होता है। फिर इसके बाद रेंतारो एआई के साथ बैठकर उन सभी पिक्चर्स को देख रहा है जिसे रेंतारो ने क्लिक किया है। साथ ही रेंतारो उन सभी पिक्चर्स के बारे में एआई को बताता है कि देखो तुम इसमें कितनी अच्छी लग रही हो, हालांकि तुम बहुत से फोटोज में नॉर्मल रिएक्ट ही कर रही हो मगर तुम इस फोटो में काफी ज्यादा खुश लग रही हो। एंड फिर इसके बाद रेंतारो मेन बात पूछता है तो अब बताओ तुम्हें कैसा लगा। इस पर एआई कहती है कि कुछ खास नहीं, ये डे मीनिंगलेस था तो मुझे माफ करना। तो रेंतारो कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर रेंतारो ये कहते हुए कि अब क्योंकि हमें इस फीलिंग की कोई जरूरत नहीं है तो मैं इन फोटोज को जला देता हूँ। लाइटर को बाल कर उस फोटो के पास ले जाने लगता है। तो इस बीच पता नहीं कैसे एआई को अपनी सभी यादें याद आने लगती है और हालांकि एआई को लगा था कि ये डिजिटल कैमरा तो बस मीनिंगलेस है, ये फोटो खींचना भी मीनिंगलेस है, मगर जब रेंतारो उन फोटो को थोड़ा सा जलाता है कि तभी एआई उस फोटो को छीन लेती है। फिर रेंतारो एआई को बताता है कि मुझे पता है कि फीलिंग्स तुम्हारे फ्यूचर में काम नहीं आएंगे, ना ही ये तुम्हारे स्कोरबोर्ड को अच्छा कर सकते हैं, मगर फिर भी ये फीलिंग्स तुम्हारी है, ये फीलिंग्स तुम्हारा ट्रू सेल्फ है, तो तुम्हें इसे दूर नहीं भागना चाहिए। अब इसके बाद एआई रो रही थी तो इसलिए रेंतारो अपना हैंकरचिप उसे देता है एंड फिर एआई थोड़ी देर के बाद शांत हो जाती है, साथ ही अपना आंसू भी पोंछ लेती है उस हैंकरचिप से। एंड फिर एआई रेंतारो को कहती है कि मुझे तुमसे प्यार है एंड मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं इस फीलिंग को तुम्हारे साथ और जीना चाहती हूँ। जवाब में रेंतारो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ इस फीलिंग को एंड मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ एंड तुम्हारे साथ एक रिलेशनशिप में भी आना चाहता हूँ। अब इतना बोलते ही एआई रेंतारो को खींच लेती है एंड किस कर लेती है। So, कुछ नोट्स तैयार करो यार, रेंतारो से कुछ सीखो। मुझे भी कुछ सीखना चाहिए था। बैक टू द टॉपिक। सो इसके बाद एआई कहती है कि मुझे अपने डिजायर को तुम्हारे साथ फुलफिल करना था तो इसलिए मैंने ऐसा किया, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तो रेंतारो कहता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके बाद रेंतारो एंड एआई हाथ पकड़कर एक दूसरे का आगे बढ़ने लगते हैं। एंड वो दिन आ जाता है जब रेंतारो एआई को अपनी बाकी 3 गर्लफ्रेंड से मिलाता है। एंड रेंतारो कहता है कि क्या मैं तुम्हारा परमिशन ले सकता हूँ एआई को अपनी नई गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। एंड वंस अगेन काराने बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। हकारी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि वो खुश है, साथ ही शिजुका को भी कोई दिक्कत नहीं है, वो मान जाती है। अब यहाँ पर रेंतारो कहता है कि थैंक यू, तुम लोगों ने मेरी इस रिक्वेस्ट को हाँ कहा, नहीं तो मैं सेप्पुकु मतलब इसका मतलब होता है क्या है सेप्पुका का वो तो नहीं पता है, मगर हाँ सेप्पुकु से किसी की जान जा सकती है। इस पर रेंतारो कहता है कि अगर मैं तुम्हें ना खुश कर पाया किसी भी तरीके से तो मैं सेप्पुकु से अपनी जान दे दूंगा। तो इस पर एआई कहती है कि सेप्पुकु से आसानी से जान नहीं जाती है तो तुम जहर खा सकते हो। एंड गाइस जहर रेंतारो को नहीं बल्कि हमें खाना चाहिए, हमें क्या तुम्हें नहीं बल्कि मुझे खाना चाहिए यार, इतनी साल हो चुके हैं एक भी लड़की नहीं। चलो फिर से बैक ऑन द टॉपिक। फिर सभी लड़कियां बताती हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें ग्रुप में लव करना पसंद है तो इसलिए वो घूमने का भी प्लान बना लेते हैं ग्रुप में। ग्रुप में रेंतारो पूछता है कि हमें कहाँ घूमने जाना चाहिए, पार्क में चले, एम्यूजमेंट पार्क में चले, या चले हम कहीं पर झूला झूलने के लिए, या फिर चले फिल्म देखने के लिए। तो हकारी कहती है मन में सोचकर जैसा मैंने सोचा था अपने प्लान के अकॉर्डिंग। हकारी सभी को एक पूल की पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि क्यों ना हम यहाँ पर चले। एंड फिर ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये जाएंगे पूल पर। एंड गाइस अगले ही थोड़ी कुछ देरों में हमें देखने को मिलेगा इन सभी लड़कियों का स्विम सूट। सो शांत हो जाते हैं पहली बात। एंड फिर से कहानी आगे बढ़ती है। फिर काराने एक दुकान में आती है स्विम सूट लेने के लिए, इसलिए नहीं कि स्विम सूट काराने को पसंद है बल्कि इसलिए कि स्विम सूट शायद से रेंतारो को पसंद आए, ऐसा काराने सोचती है। तो स्विम सूट एक व्हाइट कलर का काराने ले लेती है। फिर दिन आ जाता है पूल के डेट का। एंड फिर हम देखते हैं रेंतारो को जो कि स्विम सूट में आया था लड़कों वाले। एंड हम देखते हैं सभी लड़कियों को स्विम सूट में। लड़कियों को स्विम सूट में देखकर रेंतारो को ऐसा लगता है कि उसने जीवन का हर एक सुख पा लिया है, तो इसलिए वो मरने लगता है। फिर शिजुका रेंतारो का सपना तोड़ देती है मरने वाला है, ये कहते हुए कि शिजुका स्विम सूट पहनकर नहीं आई है तो शायद ये अच्छा नहीं है। हालांकि रेंतारो शिजुका को समझाता है कि नहीं, शिजुका जैसी है रेंतारो को वैसी ही बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और रेंतारो ये बात शिजुका के सर को सहलाते हुए कर रहा था। साथ ही रेंतारो ये भी पूछता है कि काराने कहाँ है। फिर काराने आती है एक पूरी तरह से शरीर ढके हुए ड्रेस में। तो रेंतारो को लगता है कि काराने कपड़े बदलने के बीच में ही आ गई क्योंकि उसने उसका नाम लिया, इसलिए रेंतारो काराने को कहती है कि तुम जल्दी से जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई नंगा देख ले। तो काराने बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। काराने इस तरह से ड्रेसअप इसलिए क्योंकि काराने बताती है कि उसे कोल्ड हुआ है और वो नहीं चाहती है कि बाकी लोगों को भी कोल्ड हो, और वो यहाँ पर बाकी लोगों को फन करते हुए देखने आई है। अब यहाँ पर यही काराने को कहते हैं कि तुम उस सीट पर जाकर बैठ सकते हो, वहाँ पर सनलाइट अच्छी आती है तो तुम वार्म अप जल्दी हो जाओगी। तो पता नहीं काराने थैंक्स बोलकर क्यों एआई से लड़ने लगती है। इसके बाद शिजुका काराने को कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगी ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। तो काराने शिजुका को मना कर देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है ऐसा करने की। फिर रेंतारो सभी लड़कियां पूल में जाती है जहाँ पर शिजुका गोल गोल घूम रही होती है ट्यूब में, और एआई पानी के खिलाफ तैरने का सोचती है और हकारी रेंतारो से लिपट जाती है, ये कहते हुए कि पानी का करंट कितना ज्यादा तेज है। जब हकारी रेंतारो के पास होती है तो रेंतारो हकारी के 2 बड़े बड़े जिम्मेदारियों को फील कर पाता है, जिस पर रेंतारो कहता है हकारी तुम ये जानबूझकर
सोचकर कर रही हो ना। मगर हकारी मना कर देती है। अब इसके बाद रेंतारो को हालत खराब हो जाता है ऐसी हरकतों से। फिर ईआई बताती है कि रेंतारो को सांस नहीं चल रहा है। अब ऐसे में हकारी ये फैसला करती है कि वो रेंतारो को माउथ टू माउथ देगी CPR। फिर हकारी रेंतारो को CPR देने लगती है, एक तरह से किस करके। अब CPR देते वक्त हकारी थोड़ा भी नहीं हिल रही थी, इसलिए ईआई हकारी को लात मार के भगा देती है एंड फैसला करती है कि वो अब रेंतारो की जान बचाएगी। तो इसलिए वो भी रेंतारो को CPR देने लगती है, एक तरह से किस करके। अब हकारी ईआई को ऐसा करते देखकर अपने दो बड़े बड़े जिम्मेदारियों से उसे दूर भगा देती है एंड फिर ये कहते हुए कि मुझे रेंतारो की जान बचानी पड़ेगी, मुझे उसे माउथ टू माउथ देना ही पड़ेगा। हकारी फिर से रेंतारो को माउथ टू माउथ देती है, एक तरह से किस करके। एक तरफ ईआई एंड हकारी रेंतारो के साथ किस टू किस खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ शिजुका इन दोनों से बिछड़ गई थी एंड पूल में पता नहीं कहाँ जा रही थी। एंड हमें पता चलता है कि शिजुका खो चुकी है, साथ ही वो पूल के बाहर भी नहीं निकल सकती है क्योंकि उसके पैर छोटे हैं। एंड शिजुका हेल्प भी मांगती है, वो भी फोन की मदद से, तो कोई उसकी हेल्प भी नहीं करता है। और बात इतनी ही बुरी नहीं है बल्कि बुरी इससे भी ज्यादा है, क्योंकि जिस ट्यूब में शिजुका थी वो ट्यूब भी फट जाता है। हालांकि शिजुका किसी तरह से पूल के बाहर आ जाती है मगर वो खो जाती है एंड बाकी लोगों से भी वो अलग हो जाती है। अब दूसरी तरफ माउथ टू माउथ एंड CPR देने के बाद भी रेंतारो नहीं उठ रहा था, तो इसलिए हकारी एंड ईआई फैसला करते हैं कि वो किसी लड़के को ढूंढ कर लाएंगे जो कि उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है एंड रेंतारो को ठीक कर सकता है। अब हेल्प की खोज में जब ईआई एंड हकारी निकलती है तो उन दोनों को कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं, जहाँ पर उन लड़कों में से एक का कहना यह था कि अगर किसी लड़की के अपर आर्म्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो यकीनन उसके 2 अनमोल रतन भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे। और पता नहीं मैंने तुम्हें बात क्यों बताई, ये बात बताना लायक थी भी नहीं। अब इतना सोचकर वो लड़का हकारी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है उसके आर्म्स को छूने के लिए, तो ईआई उस लड़के का हाथ रोकते हुए उस लड़के के आंखों को फोड़ देती है एक तरह से। अब इसके बाद बाकी लड़के दोनों लड़कियों को पीटने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो हकारी को बचाने के लिए ईआई उन लोगों के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। मगर हकारी ईआई को ऐसा नहीं करने देती है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो दोनों ही रेंतारो की गर्लफ्रेंड है एंड हकारी उन दोनों में से किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकती है। और जब वो लड़का हकारी को टच करने ही वाला होता है कि तभी रेंतारो बीच में आकर हकारी को बचा लेता है। इसके बाद उस लड़के एंड रेंतारो में थोड़ी देर के लिए बहस होती है एंड बहस के अंत तक वो लड़का कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड लेकर यहाँ से चले जाओ। तो रेंतारो कहता है कि दोनों लड़कियां ही मेरी गर्लफ्रेंड्स है, तो वो लड़का नहीं मानता है। और रेंतारो कहता है सच तो यही है। अब वो लड़का इस बात को नहीं मानता है, तो वो लड़का कहता है कि अगर ये सही में है तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को किस करो। अब इस बात को उस लड़के ने इसलिए कहा था क्योंकि उस लड़के के अकॉर्डिंग रेंतारो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने किसी और लड़की को किस नहीं कर सकता है। अब इस पर रेंतारो मना करने लगता है, मगर तभी ईआई रेंतारो को किस कर लेती है एंड ईआई के किस करने के बाद ही हकारी भी रेंतारो को किस कर लेती है। दोनों लड़कियों को ऐसा करता देखकर उस आदमी को यकीन नहीं होता है कि आजकल के लड़के और लड़कियां ऐसा भी कर सकते हैं। फिर वो आदमी अपने बाकी दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर ईआई एंड हकारी रेंतारो से पूछती है कि तुमने हमें ढूंढा कैसे एंड तुम उठे कब। तो इस पर रेंतारो कुछ बताने वाला होता है कि तभी काराने दौड़ते हुए आती है एंड काराने कहती है कि तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकते हो। जिस पे काराने अपनी बात पूरी तरह से बताते हुए कहती है कि जब काराने बैठे थी तो काराने कुछ लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को देखकर जेलस एंड इनसिक्योर हो जाती है। साथ ही काराने देखती है कि कुछ लड़के हकारी एंड ईआई को छेड़ रहे होते हैं, जिस पे काराने ये सोचती है कि रेंतारो कहाँ है। तो काराने रेंतारो को मरा हुआ पाती है, तो काराने रेंतारो को उठाते हुए कहती है कि अभी वक्त नहीं है मरने का, क्योंकि ईआई एंड हकारी अभी प्रॉब्लम में है। और प्रॉब्लम की बात सुनकर रेंतारो होश में आ जाता है और रेंतारो को अचानक से होश में आता हुआ देखकर काराने डर जाती है। तो रेंतारो बताता है हाँ इस तरह से काराने की मदद से मैं तुम्हें बचा पाया। इसके बाद रेंतारो हकारी को बचाने के लिए ईआई को थैंक यू कहता है, साथ ईआई को ये भी कहता है कि तुम अपने आप को इस तरह से मुसीबत में मत डाला करो। अब रेंतारो के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ईआई थैंक यू के साथ ही सॉरी भी कहती है। फिर इसके बाद काराने पूछते है कि शिजुका कहाँ है, तो हकारी बताती है कि मैंने भी उसे बहुत टाइम से नहीं देखा है। जिस पर रेंतारो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि रेंतारो को पता है शिजुका स्विम नहीं कर सकती है एंड अगर उसका व्हर्लपूल का जो ट्यूब था अगर वो फट गया तो पता नहीं शिजुका के साथ क्या होगा। ऐसा सोचकर रेंतारो वहाँ से भाग जाता है शिजुका को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ शिजुका वहीं पर बैठी हुई होती है एंड फोन से मदद की उम्मीद कर रही होती है बाकी लोगों से एंड इस उम्मीद पे भी पानी फिर जाता है, क्योंकि शिजुका के फोन का बैटरी हो जाता है डेड। कि तभी शिजुका रेंतारो की आवाज सुनती है, जहाँ पर रेंतारो शिजुका चा चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम कहाँ हो। हम अगर रेंतारो वहाँ से दूसरी तरफ ही चेक करने के लिए फैसला करके आगे जाने वाला होता है। फिर इसके बाद हिम्मत करके शिजुका अपनी आवाज निकालती है, जो कि बहुत ही ज्यादा धीरे होती है, मगर फिर भी रेंतारो सुन लेता है। फिर रेंतारो शिजुका से माफी मांगता है इस तरह से उसे छोड़ के जाने के लिए एंड रेंतारो शिजुका को उठाकर पूल में आगे बढ़ने लगता है। पूल के दूसरी तरफ के आगे बढ़ते हुए एक टाइम पर शिजुका रेंतारो को किस करती है पूल के बीचों बीच, जहाँ पर ज्यादा लोग नोटिस तो नहीं करते हैं। हम अगर 2 लड़कियां इन दोनों को नोटिस कर लेती है, जहाँ पर रिएक्शन कैसा है तुम देख सकते हो। और रेंतारो कहता है कि शिजुका अभी हम पूल के बीचों बीच है, तुमने ये कैसे कर लिया, तुम बहुत ज्यादा डेयरिंग हो इस चीज को पब्लिक में करने के लिए। जिस पर शिजुका शर्माने लगती है। फिर इसके बाद रेंतारो शिजुका को बाकी लड़कियों के पास लेके जाता है और बाकी लड़कियों को बताता है कि हम ठीक है एंड शिजुका भी ठीक है। इसके बाद रेंतारो काराने को कहता है कि तुम मेरे साथ आओ क्योंकि तुम्हें कोल्ड हुआ है। फिर इसके बाद रेंतारो एंड काराने एक जगह पर बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। फिर रेंतारो
काराने से कहता है कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम अकारिया नियाई के चेस्ट पर देख रही थी, जिस पर काराने जाहिर सी बात है मना करती है। मगर रेंतारो फिर से कहता है कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम चेंजिंग रूम में भी उनके साथ खुद को कंपेयर कर रही थी। साथ ही रेंतारो ये भी कहता है कि तुम अपना स्विमसूट नहीं दिखाना चाहती हो क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो और शायद इसलिए तुम बहाना बना रही हो कि तुम्हें कोल्ड हुआ है। जिस पे काराने कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे सही में कोल्ड हुआ है। तो रेंतारो कहता है तो फिर तुम कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रही हो? जिस पे काराने कुछ भी नहीं कह पाती है क्योंकि काराने का सफेद झूठ पकड़ा जाता है। तो रेंतारो कहता है कि वो दोनों ही बहुत ज्यादा सेक्सी है, वो दोनों स्पेशल है क्योंकि इस एज पर हर किसी का वैसा फिगर नहीं होता है। काराने तुम और शिजुका नॉर्मल हाई स्कूल की लड़कियों के जैसे ही हो, तो तुम्हें किसी भी बात के लिए कॉन्फिडेंट ना फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद काराने कहते हैं कि शिजुका मेरे जैसी नहीं है, वो क्यूट है एंड छोटी भी, मैं उससे अलग हूँ। साथ ही काराने कहती है ये भी कि मैं और लड़कियों के जैसी हॉट नहीं हूँ और ना ही सेक्सी भी। तो रेंतारो इतना सुनने के बाद कहता है कि काराने अपने पैरों पे खड़ी हो एंड काराने फटाक से खड़ी हो जाती है। साथ ही ये भी पूछते कि क्या हुआ। तो रेंतारो काराने के पास आता है एंड उसका वो क्लॉन हटा देता है एंड फिर हम देखते हैं काराने को उसके स्विम सूट में। और रेंतारो को खुद के साथ ऐसा करता हुआ देखकर काराने घबरा जाती है और घबराहट में काराने रेंतारो को बहुत ज्यादा पीटने लगती है चमाटों से। मगर रेंतारो काराने को ऐसे कपड़ों में देखकर कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है तुम पे, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो। जिस पर काराने को ये समझ नहीं आता है कि ये क्यों ऐसा कह रहा है। फिर रेंतारो ये कहते हुए कि मैं दरअसल कहना ये चाहता हूँ, बस इतना बोलकर काराने को गले से लगा लेता है। गले से लगाने के बाद रेंतारो काराने से पूछता है कि काराने क्या तुम मेरे दिल की धड़कनों को सुन पा रही हो? मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों को सुन सकता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा तेज धड़क रही है। काराने बताती है कि तुम्हारे दिल की धड़कनें भी बहुत ज्यादा तेज धड़क रही है। इसके बाद रेंतारो काराने को कहता है कि बात यह नहीं है कि कौन कितना सुंदर है, मेरे लिए तुम दोनों ही, तुम सभी ही एक जैसी हो एंड मैं पहली बार तुम्हारे इतना करीब आया हूँ। साथ ही रेंतारो ये भी कहता है कि तुम्हें और कोई भी चीज इतना ज्यादा सुंदर नहीं बना सकता है जितना तुम अभी हो। फिर रेंतारो काराने से कहता है तो क्या अब हम चले उन सभी के पास? तो रेंतारो ये नोटिस करता है कि काराने कुछ ज्यादा ही शर्माई है एंड उसका फेस थोड़ा सा पता नहीं कैसा है। हाँ मगर ऐसा तो जरूर है कि उस फेस को देखकर कोई भी उससे प्यार करने लगे। फिर इसके बाद रेंतारो आजू बाजू देखकर कि यहाँ पर कोई है कि नहीं, फिर रेंतारो काराने को किस करता है। फिर रेंतारो काराने को बाकी लड़कियों के पास लेकर आता है जहाँ पर शिजुका को बाकी लड़कियाँ स्विमिंग सिखा रही होती है, खास तौर से ईआई। फिर इसके बाद हकारी काराने को देखकर कहती है कि वाओ कितनी अच्छी स्विम सूट है। तो काराने हकारी की इस बात को सुनकर शर्माते हुए कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही अपने स्विम सूट को भी छुपाने लगती है। हकारी कहती है कि नहीं ऐसे छुपाओ मत, मुझे देखने दो। इसके बाद रेंतारो सभी लड़कियों से कहता है कि अब क्योंकि हम एक साथ हैं तो अब पूल डेट को शुरू करते हैं। फिर रेंतारो हकारी के साथ पानी के अंदर दिल शेप का ये पोस्टर बनाता है, काराने के साथ स्लाइड करता है, शिजुका के साथ छोटी सी बोट पर घूमता है पानी के ऊपर एंड ईआई के साथ रेंतारो एक लवर के जैसे एक कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रॉ रखकर पीते हैं। एट दी एंड ये पूल के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा करते हैं एक दूसरे के साथ। इसके बाद आइजो रेंतारो को सभी लड़कियां खींच कर ले जा रही होती है पैनकेक्स लेने के लिए एंड इसी बीच रेंतारो जब काराने से पूछता है कि क्या मुझे सभी पैनकेक्स को खाना पड़ेगा, कि तभी रेंतारो एक लड़की को देखता है एंड रेंतारो को पता चल जाता है कि ये लड़की भी इसकी सोलमेट है। मगर रेंतारो उस लड़की से बात नहीं कर पाता है क्योंकि सभी लड़कियां रेंतारो को खींच कर ले जाती है वहाँ से। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो की बहुत ही सुंदर होती है। फिर अगले दिन रेंतारो उस रूम के पास खड़े होकर सोच रहा होता है कि क्या वो लड़की आज यहाँ पर होगी। फिर रेंतारो गेट खोलकर अंदर जाता है तो रेंतारो उस बड़ी वाली लड़की को तो नहीं मगर एक छोटी सी बच्ची को देखता है। फिर वो छोटी सी लड़की रेंतारो से उसका नाम पूछा है एंड अपना नाम भी बताती है एंड इस लड़की का नाम है याकुज़ेन कुसुरी यानी कि याकुज़ेन। इसके बाद याकुज़ेन केमिस्ट्री लैब के एक बोतल में चाय है ऐसा कहकर रेंतारो को देती है पीने के लिए। फिर इसके बाद रेंतारो उस चाय को कुछ सिप लेता है एंड वो लड़की रेंतारो को एक इन्वेंशन इंट्रोड्यूस करती है, ये कहते हुए कि यह है ह्यूमन मैग्नेट। फिर इसके बाद रेंतारो को याकुज़ेन वो केमिकल पीने के लिए कहती है तो रेंतारो मना कर देता है। मगर इसके बाद भी याकुज़ेन जबरदस्ती रेंतारो को केमिकल पिला देती है एंड उस केमिकल की वजह से सही में रेंतारो के बॉडी पर मेटल्स चिपकने लगते हैं। हाँ मगर इसके बाद याकुज़ेन कहती है कि इस ड्रग की मदद से इसका एक साइड इफेक्ट भी है जिसकी वजह से तुम्हें 3 दिन और 3 रातों तक लगातार जुलाब होगा एंड तुम टॉयलेट में ही घुसे रहोगे। फिर इसके बाद याकुज़ेन एक पोल का केमिकल पी लेती है जिसकी वजह से याकुज़ेन रेंतारो के बॉडी से चिपक जाती है। अब इस मोमेंट को रेंतारो एंजॉय कर रहा था तो याकुज़ेन ये भी बताती है कि अगर तुम सेम टाइप के पोल केमिकल को पीते हो तो ये दोनों कुछ इस तरह से अपसाइड डाउन होकर चिपक जाएंगे जो कि टीवी पर दिखाना अलाउ नहीं है। याकुज़ेन रेंतारो के बॉडी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है मगर वो नाकामयाब रहती है। बट याकुज़ेन कहती है कि कोई बात नहीं, हम 10 मिनट के अंदर ही अलग हो जाएंगे। मगर साथ ही याकुज़ेन बहुत देर से अपनी पी यानी कि पेशाब को रोक कर रखी हुई थी जिसकी वजह से अब उसका कंट्रोल धीरे धीरे छूट रहा होता है एंड इस बात को सुनकर रेंतारो याकुज़ेन को खुद से दूर करने लगता है। याकुज़ेन ये कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने डायपर पहन रखा है एंड इसके बाद याकुज़ेन अपना जो भी काम था वो कर लेती है एंड फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों अलग हो चुके होते हैं। साथ ही रेंतारो देखता है कि याकुज़ेन केमिस्ट्री के ये एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। इसके बाद रेंतारो याकुज़ेन या फिर कुसुरी के फीलिंग्स या फिर उसके चेहरे के क्यूटनेस को देखकर उस पर फिदा होने लगता है कि तभी रेंतारो को याद आता है कि वो तो यहाँ पर कुछ और ही काम करने के लिए आया था मगर वो कुछ और ही कर रहा है। फिर इसके बाद कुसुरी ये कहती है कि उस चाय में मैंने ड्रग मिलाया था लव पोशन का जिसकी वजह से तुम मेरी क्यूटनेस की तरफ और भी ज्यादा फिदा हो रहे हो एंड फिर कुसुरी रेंतारो को प्रपोज करते हुए कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। साथ ही कुसुरी ये सोच रही थी कि क्योंकि रेंतारो ने उस टी के वाले पोशन को पिया है तो वो मना नहीं कर सकता है। हालांकि रेंतारो उसी वक्त उल्टी करने लगता है साइड में जिसे देखकर कुसुरी का कुछ और ही हाल हो जाता है। अब
अब रेंतारो को ऐसा करता देखकर कुसुरी रोने लगती है, क्योंकि कुसुरी को लग रहा था कि रेंतारो मेरे साथ नहीं बाहर जाना चाहता है, वो मुझसे प्यार नहीं करना चाहता है। तो रेंतारो कुसुरी को कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ मगर अपनी फीलिंग के साथ, किसी ड्रग की वजह से नहीं। इसके बाद रेंतारो अजीब हरकतें करने लगता है, क्योंकि रेंतारो के बॉडी में जो केमिकल था वो अब रिएक्ट करने लगता है। फिर इसके बाद कुसुरी रेंतारो के पास एक केमिकल लेकर आती है कि ये लो इसे पियो, इससे तुम ठीक हो जाओगे, मगर रेंतारो का हालत कुछ ज्यादा ही खराब होता है तो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो कुसुरी डिसाइड करती है कि अब वो खुद रेंतारो को वो केमिकल पिलाएगी। फिर कुसुरी उस केमिकल को खुद पीती है एंड तुम्हें पता ही है इसके बाद क्या होगा। हाँ, कुसुरी रेंतारो को करती है किस। फिर रेंतारो ठीक हो जाता है। कुसुरी कहती है कि अब तुम्हारे लवपुसन का इफेक्ट भी चला गया है, मगर रेंतारो कहता है कि मगर फिर भी तुम मुझे इतनी ज्यादा क्यूट क्यों लग रही हो। और इस बात को सुनकर दोनों ही टमाटर के जैसे लाल हो जाते हैं। और यहाँ पर मुझे रेंतारो पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो बच्ची है, कुसुरी एक बच्ची है। अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बोल सकता हूँ। बैक टू द स्टोरी। अब इसके बाद कुसुरी बहुत ही जल्दी जल्दी कहती है कि मुझे प्लीज अपने साथ रखो, मुझे प्यार करो, आई लव यू रेंतारो। एंड कुसुरी ये सभी बातें एकदम भीख मांगते हुए कह रही थी। तो रेंतारो कहता है नहीं ऐसा मत करो, तुम पहले खड़ी हो जाओ। एंड इस बीच रेंतारो नोटिस करता है कि कुसुरी की बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। एंड कुसुरी बन जाती है बेहद ही क्यूट तो नहीं मगर बहुत ही ज्यादा हॉट लड़की। एंड फिर कुसुरी रेंतारो को बताती है कि मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं बल्कि मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ एंड केमिस्ट्री लैब की प्रेसिडेंट भी हूँ। साथ ही कुसुरी कहती है कि एक केमिकल के वजह से मेरा ऐसा हाल हो गया था। अब रेंतारो ये सोचता है कि मैं सीनियर को ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इस पर रेंतारो बहुत ही ज्यादा घनचक्कर जैसा रिएक्शन देने लगता है। फिर इसके बाद कुसुरी का नया रूप देखकर रेंतारो कुसुरी को हाँ कह देता है, क्योंकि आफ्टर ऑल रेंतारो कुसुरी का सोलमेट है। फिर कुसुरी खुश हो जाती है रेंतारो के जवाब पर एंड रेंतारो को गले लगाती है पीछे से। एंड फिर इसके बाद कुसुरी रेंतारो के साथ ये करती है। एंड हाँ, सिंगल लॉन्डो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ, इससे ज्यादा मैं क्या ही कह सकता हूँ। एंड वंस अगेन रेंतारो सभी लड़कियों से अपनी नई गर्लफ्रेंड को मिलाते हुए कहता है कि इससे मिलो, यह मेरी नई गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हारी इजाजत ले सकता हूँ कि इसे अपनी नई गर्लफ्रेंड बना लूं। तो कुसुरी खुद को सबको इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मैं हूँ कुसुरी, रेंतारो की नई गर्लफ्रेंड। ये रेंतारो के इस नए डिसीजन पर यह रेंतारो को जीनियस मानती है, रेंतारो के मल्टीपल पार्टनर्स के साथ एक टाइम पे रहने के लिए, खास तौर से रेंतारो के इफिशिएंसी के लिए। इसके बाद कारा ने कुसुरी से पूछती है कि तुम अपने बारे में थोड़ा और हमें बताओ। तो कुसुरी कहती है कि मैं बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ ड्रग्स से। इस बात को सुनकर कारा ने रेंतारो को पकड़ कर हिलाते हुए कहती है कि तू पागल है क्या, ये तुझे किस एंगल से सही लग रही है। साथ ही रेंतारो सभी को बताता है कि ये बस अपनी एक ड्रग की वजह से ऐसा दिखती है, नहीं तो ये 3rd ईयर की स्टूडेंट है, सीनियर है ये हमारी। फिर कुसुरी कहती है कि मैं तुम सभी के लिए भी ड्रग्स लाई हूँ और खास तौर से यही कारण के लिए ड्रग, उसके बिग बस्ट मूवीज को बड़ा करने के लिए। इस पे कारण ने गुस्सा हो जाती है, कहते हुए कि तुम्हारा मतलब क्या है। अब मतलब क्या है तुम लोग समझ गए होंगे। इसके बाद कुसुरी कारण के लिए और भी कुछ सारे ड्रग्स निकालती है, कहते हुए कि ये तुम्हारी मेंटालिटी को ठीक करेगा, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को ठीक करेगा। और इन बातों को सुनकर कारण ने गुस्सा होते हुए पूछते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है, तुम्हें बताया किसने। तो कुसुरी कहती है कि मुझे रेंतारो ने बताया है। इस पे कारण रेंतारो का ये हाल कर देती है। एंड जब कारण रेंतारो को पीट रही थी तब कुसुरी कहती है कि नहीं नहीं, रेंतारो से मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, बल्कि रेंतारो तो मुझे कह रहा था कि कारण क्यूट है, साई है, पतली है एंड वो बहुत ही ज्यादा लवेबल है। एंड अपने बारे में इतनी तारीफ सुनने के बाद कारण रेंतारो से माफी मांगती है। रेंतारो का खून निकालने के बाद फिर कुसुरी हकारी के लिए एक दवाई निकालते हुए कहती है कि ये लो हकारी, ये तुम्हें और भी ज्यादा सेक्सी एंड हॉट बना देगा। यार एक बात, पहले तो हकारी बहुत ज्यादा हॉट पहले से है ही, उसे क्या जरूरत है बनाना, ये तो कराने को बनाओ। अब हकारी उस मेडिसिन को फटाक से पी लेती है, ये सोचते हुए कि मैं इसे रेंतारो को सीरीज करूंगी। अब इसके बाद हकारी पसनाने लगती है एंड इतना ज्यादा पसनाने लगती है कि उसके कपड़े तक पिघल जाते हैं। अब इसके बाद हकारी को रेंतारो एक टी शर्ट और एक पैंट देता है एंड फिर हकारी उस ड्रेस को पहन लेती है। एंड पहनने के साथ ही हकारी रेंतारो के दिए हुए टी शर्ट को बहुत ही ज्यादा सूंघने लगती है, क्योंकि उसमें रेंतारो की स्मेल थी। इसके बाद शिजुका के लिए भी कुसुरी एक मेडिसिन देती है एंड उस मेडिसिन स्लैश ड्रग को पीकर शिजुका के कान निकल आते हैं। एंड शिजुका को इस लुक में देखकर रेंतारो पगला जाता है, क्योंकि रेंतारो को शिजुका बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है। इसके बाद रेंतारो शिजुका के कानों को सहलाने लगता है, क्योंकि ऐसा करके दोनों ही मजे लूट रहे होते हैं। इसके बाद कुसुरी ईआई को एक मेडिसिन देती है एंड कुसुरी के मेडिसिन की वजह से ईआई के बालों में भी जान आ जाती है। फिर ईआई अपने उन बालों से रेंतारो को खींच कर किस कर लेती है। फिर ये सब खाना खाने लगते हैं एंड इस बीच कारण ने कहते हैं कि ड्रग्स सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग होते हैं। एंड कारण ने पूछते हैं कि क्या होता अगर मैं उस ड्रग को पी लेती तो। उस ड्रग से मेरा मतलब है बूस्ट बेगनिंग मेडिसिन वाले ड्रग से। फिर हमें कुसुरी बताती है कि उस ड्रग की मदद से तुम कुछ ऐसे दिख सकती थी। हाँ, उसके बूब्स बड़े हो जाते हैं, इससे ज्यादा क्या ही कर सकती है। खैर फिर कुसुरी कहती है कि मुझे पी लगा है फिर से। तो रेंतारो कहता है जाओ जाकर पहले बाथरूम करके आओ। तो कुसुरी कहती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने डायपर पहना है। रेंतारो कहता है नहीं, तुम बाथरूम में ही जाओगी। तो कुसुरी जाने लगती है एंड इस बीच कारण कहती है कि ठीक है, तो मैं अब तुम सभी को चाय पिलाती हूँ। तो कुसुरी इस बात को सुनकर कहती है कि तुम लोगों के लिए अलग चाय है एंड रेंतारो के लिए अलग है, तो केयरफुल रहना। फिर इसके बाद कुसुरी वॉशरूम में से आती है एंड ये लोग वापस से स्नैक्स खाने लगते हैं। फिर रेंतारो चाय पीता है एंड कुसुरी रेंतारो को चाय पीता देखकर बहुत खुश हो रही होती है, मगर सडनली कुसुरी चाय को देखकर कहती है कि नहीं, ये चाय रेंतारो के लिए था, वो नहीं जो कि वो पी रहा है। एंड बोतल एक्सचेंज की गलती हकारी ने की थी, क्योंकि बड़ी वाली बोतल बहुत से लोगों के लिए एंड छोटी वाली बोतल एक लोगों के लिए, ऐसा सोचकर हकारी ने सबको चाय पिलाई। मगर कुसुरी का मानना था कि नहीं, छोटी वाली बोतल सभी के लिए एंड बड़ी वाली बोतल सिर्फ रेंतारो के लिए। एंड इतना होने के बाद कुसुरी सभी को कहती है कि नहीं, चाय मत पियो। तो रेंतारो कहता है पीने दो ना, क्या गड़बड़ी है इसमें। अब गड़बड़ी क्या है यह हमें कुसुरी बताती है। कुसुरी बताती है कि ब्लू वाले बोतल में किस करने की मेडिसिन मिली थी, जिसका वजह से ना चाहते हुए भी तुम किस
किस करे बिना नहीं रह सकते हो। एंड कुसूरी ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि कुसूरी रेंतारो से स्मूच चाहती थी। स्मूच का मतलब होता है लंबे समय तक किस करना, वो भी फ्रेंच स्टाइल में। फ्रेंच स्टाइल मतलब क्या? हाँ वही, किस करते वक्त जीप लपलपाना, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। कुसूरी की इन सभी बातों को सुनकर रेंतारो कहता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किस करने के लिए किसी ड्रग की, मैं ऐसे ही तुम्हें कर सकता हूँ। तो कुसूरी खुश होते हुए रेंतारो को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर पीछे से कारण एंड बाकी लड़की रेंतारो एंड कुसूरी के साथ ऐसी हरकतें करने लगती है। एक तरफ सभी लड़कियां किस ज़ोंबी में चेंज हो गई थी तो कराने कुसूरी को उठाकर फेंक देती है। दूसरी तरफ कुसूरी शांत होकर ये कह रही होती है खुद से कि ये सब मेरी गलती है। फिर कुसूरी दौड़ती है रेंतारो को बचाने के लिए क्योंकि हकारी रेंतारो पे बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से जंप करती है। हालांकि रेंतारो बच जाता है उससे। फिर कुसूरी समय पता चलता है कि ये सभी लड़कियां की ज़ोंबी में चेंज हो चुकी है जिनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। एंड अगर ये लड़कियां रेंतारो को पकड़ लेती है तो ये रेंतारो को किस करते रहेंगी जब तक ये सब जिंदा है। एंड उन लड़कियों की जो रियल पर्सनैलिटी थी वो भी अब चली गई है। अगर रेंतारो ने ठीक नहीं कर पाता है तो वो लड़कियां फिर कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाएंगी। फिर सभी लड़कियां रेंतारो को किस करने के लिए रेंतारो पे अटैक करने लगती है तो कुसूरी रेंतारो को बाहर ले जाती है। कुसूरी डिसाइड करती है कि वो एक ऐसा केमिकल बनाएंगी जिससे ये लड़कियां वापस से ठीक हो जाएंगी, मगर इसके लिए कुसूरी को केमिस्ट्री लैब में जाना पड़ेगा। फिर कुसूरी और रेंतारो केमिस्ट्री लैब की तरफ जाने लगते हैं। एंड रेंतारो ये डिसाइड करता है कि वो उन सभी लड़कियों को ठीक करके रहेगा। अब स्कूल के हॉल में बहुत देर तक दौड़ने के बाद रेंतारो कहता है कि अब हम केमिस्ट्री लैब की तरफ जा रहे हैं और हम पहुंच जाएंगे, मगर तभी सभी लड़कियां रेंतारो के आगे आ जाती है। फिर कुसूरी उन सभी लड़कियों की स्पीड स्लो करने के लिए केमिकल निकालती है, मगर कुसूरी को रेंतारो उस केमिकल का यूज नहीं करने देता है क्योंकि वो केमिकल खतरनाक होता है। फिर वापस से रेंतारो कुसूरी आगे भाग रहे होते हैं एंड उनका पीछा सभी लड़कियां कर रही होती है किस करने के लिए। अब रेंतारो ये सोच रहा था कि ये लड़कियां बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं क्योंकि इनके पास अब सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है उस केमिकल की मदद से। मगर दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल भी रेंतारो की तरफ दौड़ते हुए आ रही थी क्योंकि ये लोग हॉल में दौड़ रहे होते हैं। अब वाइस प्रिंसिपल बहुत ही अजीब चेहरा बनाने लगती है जिसका वजह से कुसूरी डर कर वो केमिकल वाइस प्रिंसिपल के फेस पर ही फेंक देती है और उस केमिकल की वजह से वाइस प्रिंसिपल का फाउंडेशन पिघलने लगता है एंड उसका ट्रू सेल्फ बाहर आने लगता है। मगर वाइस प्रिंसिपल डिसाइड करती है कि मैं इन सभी के सामने अपना ट्रू फेस नहीं आने दूंगी। हालांकि कुसूरी का केमिकल वाइस प्रिंसिपल पर वर्क नहीं करता है उसके फाउंडेशन की वजह से। फिर कुसूरी और रेंतारो एक तरफ जाने लगते हैं एंड वाइस प्रिंसिपल दूसरी तरफ जाने लगती है। फिर ईआई प्लान बनाती है कि अब हम अलग अलग होकर रेंतारो पे अटैक करेंगे किस करने के लिए। एंड वो सब अलग अलग होकर रेंतारो की तरफ आने लगती है एंड इस बात को रेंतारो भी जान जाता है। फिर रेंतारो ये सोचकर कि सभी लड़कियां तो मुझे किस करने के लिए आ रही हैं, इसीलिए वो कुसूरी को दूसरी तरफ जाने के लिए कह देता है। एंड ऐसा होता भी है, सभी लड़कियां रेंतारो की तरफ आ रही होती है कुसूरी को छोड़कर। अब रेंतारो ये सोचकर कि सुजुका भले ही पावरफुल है और उसके पास स्पीड है मगर वो थोड़ी देर में थक जाएगी, इतना सोचकर वो भागने लगता है। मगर तभी सुजुका गिर जाती है। रेंतारो दौड़ते हुए सुजुका चिल्लाते हुए उसके पास आ जाता है। अब क्योंकि सुजुका को थोड़ा चोट लगा था तो इसलिए रेंतारो सुजुका को उठाकर सीढ़ियों से चलते हुए दौड़ते हुए स्कूल के नर्सिंग वाले लैब में आता है। मगर आज वो लोग छुट्टी पर होते हैं किसी रिसर्च पर्पस के लिए। तो रेंतारो खुद ही सुजुका का इलाज करता है, उसके सर पर एक बैंडेज लगाकर। सुजुका भी कोऑपरेट कर रही होती है, मगर इसके बाद ही सुजुका रेंतारो को बेड पर पटक देती है एंड रेंतारो को सुजुका करती है किस। बहुत देर तक किस करने के बाद सुजुका रेंतारो को थोड़ी देर के लिए छोड़ती है एंड उस वक्त रेंतारो कहता है कि सुजुका कि तभी सुजुका फिर से रेंतारो को कर देती है किस। अब ये किस का सिलसिला लगातार 5 बार तक होता है। हाँ, रुक कर फिर से किस करने का सिलसिला 5 बार तक होता है एंड इस बीच सुजुका रेंतारो पर ऐसे बैठकर किस कर रही होती है जिसकी वजह से रेंतारो भी एक पल के लिए भूल जाता है कि वो यहाँ पर क्या करने आया था। मगर याद आने पर रेंतारो सुजुका को रोक देता है। फिर रेंतारो सुजुका को कपड़े के जैसे टांग देता है। रेंतारो फिर वहाँ से चला जाता है सुजुका को ये कहते हुए कि मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा सुजुका चांग, मुझे माफ कर देना ऐसा करने के लिए। रेंतारो जब भाग रहा होता है कि रेंतारो नोटिस करता है कि उसके आगे से कारानाई एंड हकारी आ रही होती है, इसलिए रेंतारो वापस से पीछे भागने लगता है। हाँ, मगर हकारी एंड कारानाई आपस में प्लान कर कुछ ऐसा करती है जहाँ पर कारानाई हकारी को घुमा कर रेंतारो की तरफ फेंक देती है। फिर हकारी रेंतारो को पकड़ लेती है एंड हकारी एंड रेंतारो के साथ कारानाई भी मिलकर रेंतारो को 5 से 6 बार से भी ज्यादा देर तक एक आपस में एक एक करके रेंतारो को किस करने लगती है, जिसकी वजह से रेंतारो फील करता है कि उसका दिमाग अब खाली हो रहा है। रेंतारो ये सोच रहा था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सुजुका के जैसे कमजोर नहीं है, तो मैं इन्हें दूर भी नहीं कर पा रहा हूँ खुद से। कि तभी रेंतारो ये नोटिस करता है कि हकारी एंड कारानाई आपस में लड़ रहे होते हैं। अब इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर रेंतारो ये सोचता है कि किस ज़ॉम्बी होने के बाद भी ये लोग पहले के जैसा ही बिहेव कर रहे हैं। जब हकारी एंड कारानाई आपस में एक दूसरे के बहुत पास आ जाता है कि तभी रेंतारो इन दोनों को धकेल कर थोड़ा सा एक आपस से ही किस करा देता है एंड ऐसा करके रेंतारो का रिएक्शन कुछ ऐसा था। फिर इसके बाद ये दोनों लड़कियां एक आपस को थोड़ी देर के लिए देखती है एंड फिर ये दोनों एक आपस में ही किस करने लगती है। फिर रेंतारो इन दोनों को ऐसा करता देखकर ये सोचता है कि मुझे पता था कि तुम दोनों ऐसा कर सकती हो, क्योंकि आफ्टर ऑल हम तीनों ने ही एक साथ किस किया था। फिर इसके बाद रेंतारो ये खुद से कहता है कि बहुत हो गया, मैंने इन्हें बहुत देख लिया, अब मैं जाता हूँ केमिस्ट्री लैब की तरफ। एंड रेंतारो केमिस्ट्री लैब की तरफ दौड़ते हुए जाने लगता है। एंड केमिस्ट्री लैब की तरफ पहुंचने के बाद रेंतारो कहता है कि मैंने फाइनली किसी तरह ये कर ही लिया, मैं केमिस्ट्री लैब की तरफ पहुंच चुका हूँ। एंड इतना सोचकर रेंतारो जब गेट खोलता है तो रेंतारो देखता है कि अंदर ईआई होती है एंड ईआई को देखकर रेंतारो फटाक से गेट को बंद कर देता है। एंड ईआई को देखकर रेंतारो एक डोर के अंदर छुप जाता है कि तभी ईआई भी डोर खोलकर बाहर आ जाती है, मगर ईआई रेंतारो को बाहर नहीं देखती है। रेंतारो डोर के अंदर से ये सोच रहा था कि फाइनली मैं इससे कैसे भी करके बच चुका हूँ एंड दूसरी तरफ पक्का कुसूरी मेडिसिन बना रही होगी, मगर हम देखते हैं कि कुसूरी रेंतारो के साथ उसी ड्रोन में होती है।
ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एंड कुसूरी को देखकर रेंतारो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। साथ ही पूछता है कि कुसूरी सेनपाई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो कुसूरी बताती है कि अंदर ईआई थी तो इसलिए मैं यहाँ पर छुपी हुई हूँ। रेंतारो इस पे पूछता है कि कुसूरी ईआई तो मुझे ढूंढ रही है किस करने के लिए, तो तुम यहाँ पर क्यों छुपी हुई हो? तो कुसूरी बताती है क्योंकि ईआई ये जान चुकी है कि हम दोनों एक टीम में हैं। तो रेंतारो को याद आता है कि ईआई स्मार्ट है एंड ईआई नहीं प्लान बनाया था कि वो लोग अलग अलग होकर रेंतारो को किस करने के लिए ढूंढेंगे। एंड अंदर से कुसूरी कहती है कि रेंतारो तुम बाहर जाओ, तो ईआई तुम्हारे पीछे जाएगी एंड मैं मौका पाकर केमिस्ट्री लैब में चली जाऊंगी। मगर रेंतारो इस बात के लिए नहीं मानता है क्योंकि कुसूरी को रेंतारो ये बताता है कि ईआई स्मार्ट है, वो पक्का मुझे छोड़कर तुम्हारे पीछे भी लग सकती है। फिर रेंतारो ये सोच रहा होता है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे किसी भी तरह से उन सभी लड़कियों को बचाना पड़ेगा। तो रेंतारो को परेशान होता देखकर कुसूरी रोते हुए बताती है कि हमेशा ही ऐसा ही होता है, मेरी वजह से हमेशा ही मेरे बाकी लोग जो मेरी टीम में होते हैं वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं। साथ ही कुसूरी का मेन कहने का मतलब ये था कि मेरी गलतियों की वजह से जो कोई भी मुझे छोड़कर चला जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी गलतियों की वजह से तुम मुझे छोड़कर जाओ रेंतारो। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि कुसूरी के पास एक मेडिसिन है एंड रेंतारो डिसाइड करता है कि वो उस मेडिसिन से ईआई को ठीक करेगा। मगर तभी कुसूरी ही उस मेडिसिन को पीने लगती है, जिस पर रेंतारो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है एंड हल्ला मचाते वक्त वो मेडिसिन भी टूट जाता है। फिर कुसूरी रियलाइज करती है रेंतारो की वजह से कि ये मेडिसिन वाकई में अगर ईआई को पिलाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। एंड फिर कुसूरी वापस से अपनी एडल्ट वाली फॉर्म में आ जाती है उस छोटे से ड्रॉर के अंदर जहाँ पर रेंतारो पहले से ही है। रेंतारो का लाल फेस देखकर कुसूरी पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहे हो? तो हमें पता चलता है कि रेंतारो इस वजह से शर्मा रहा था। भाई तुम देख सकते हो ये दोनों कैसे हैं अभी। कुसूरी ईआई के सामने जाती है तो पहली बार तो ईआई नहीं पहचान पाती है कि ये कौन है, मगर दूसरी बार कुसूरी जब ईआई को पकड़ने की कोशिश करती है तो ईआई कुसूरी को इस तरह से बांध देती है। अब इस तरह से कैसे बांधा जाता है क्या ही कहूँ तुम्हें, छोड़ो बैक टू द स्टोरी। इसके बाद रेंतारो ये सोचकर कि मैं अब क्या करूँ मेडिसिन को देखकर बाहर भागने लगता है ड्रॉर से। ये कहते हुए कि प्लीज मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए कैसे भी करके मेडिसिन बचाओ, मेरा मतलब है मेडिसिन बनाओ। फिर रेंतारो दौड़ते दौड़ते एक रूम के अंदर आ जाता है। फिर इसके बाद ईआई दूसरी तरफ से डोर खोलने लगती है। डोर को खोलते खोलते वो डोर का लॉक ही उखाड़ देती है एंड अंदर अपने सर को कर रेंतारो को देखने लगती है। एंड रेंतारो को पकड़कर रेंतारो को देखकर ईआई का रिएक्शन कुछ ऐसा था, तुम पकड़े गए। एंड ईआई को देखकर रेंतारो वहाँ से डर कर भाग जाता है। फिर ईआई डोर को खोलकर रेंतारो के पास जाती है जहाँ पर रेंतारो डर कर लेटा हुआ होता है, साथ ही रो भी रहा होता है। एंड फिर ईआई रेंतारो के पास अपने फेस को लाती है एंड इस तरह से रेंतारो को वो करती है किस, चूमने लगती है रेंतारो को। फिर रेंतारो भी हार मान लेता है और हमें दिखाया जाता है कि इस तरह से इस एपिसोड का होता है खात्मा। अब मुझे तो पहले से लगा था कि बहुत देर किस करने के बाद हमें पता चलता है कि एपिसोड खत्म नहीं हुआ है एंड तभी ईआई के मुंह में कुसूरी मेडिसिन को डाल देती है। जब रेंतारो से ईआई थोड़ा सा दूर होती है थोड़ी देर के लिए, मेडिसिन को पीने के बाद ईआई रेंतारो के सीने से लग जाती है बेहोश होकर। फिर कुसूरी कहती है कि नहीं टेंशन लेने की बात नहीं है, जब उठेगी वो वापस से सही हो जाएगी। फिर इसके बाद रेंतारो एंड कुसूरी डिसाइड करते हैं कि वो अब बाकी लड़कियों को भी मेडिसिन पिलाकर ठीक कर देंगे। फिर हमें नर्स ऑफिस में सबसे पहला फेस दिखाया जाता है हकारी का, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है। फिर उठने के बाद हकारी पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ एंड हकारी के साथ ही हमें बाकी लड़कियों को भी दिखाया जाता है। फिर इसके बाद ईआई ये कहती है कि मुझे माफ कर देना रेंतारो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया। साथ ही शिजुका भी माफी मांगती है रेंतारो से, साथ ही हकारी भी रेंतारो से माफी मांगती है जो भी उसने रेंतारो के साथ किया। एंड इसी पॉइंट पे हकारी को ये याद आता है कि उसने तो काराने को भी चूमा था, वो भी बहुत देर तक। तो हकारी ये कहती है घबराते हुए कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है मैंने जो भी किया। हकारी साथ ये भी कहती है कि मैंने सही कहा ना काराने साहब, तुम भी बताओ तुम्हें क्या कुछ याद है जो हमने किया था? मुझे तो कुछ याद नहीं है। काराने शुरू में कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे शिजुका एंड ईआई के जैसे सब कहने के बाद ही काराने को ये याद आता है कि उसने हकारी को किस किया था। एंड कुसूरी एंड रेंतारो भी उन दोनों को हटा रहे थे तो ये दोनों नहीं हट रहे थे। अब इतना याद आने के बाद काराने शर्मा जाती है, घबराते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे भी नहीं पता है, मुझे तो पता ही नहीं है हमने जो भी किया था। हाँ तो तुमने सही कहा था, मैं तो भूल चुकी हूँ हमने जो भी किया। हकारी भी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर इसके बाद कुसूरी सभी लड़कियों से माफी मांगती है क्योंकि कुसूरी की वजह से सभी लड़कियां ज़ोंबी में चेंज हो गई थी। तो रेंतारो कुसूरी को समझाता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से लड़कियां ज़ोंबी में चेंज हो गई थी, तो तुम्हारी वजह से ही ये सब अब पहले जैसे ठीक हो चुके हैं। साथ ही रेंतारो कुसूरी को यह समझाता है कि तुम अपनी रिसर्च मत बंद करना, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखता हूँ जब तुम रिसर्च करती हो। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में तुम्हारी रिसर्च की वजह से, तो मैं तुम्हारे साथ उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। रेंतारो की इन सभी बातों को सुनकर काराने को लगता है कि रेंतारो एक चैड है, शिजुका को लगता है यह सब एक सपने के जैसा है, ईआई को रेंतारो एक जीनियस के जैसा लगता है। मगर इन सभी लड़कियों के बाद हकारी कहती है कि मैं अभी गीली हूँ, आई एम वेट राइट नाउ। अब इसका क्या मतलब है तुम सभी को पता ही होगा। बैक टू द स्टोरी। फिर कुसूरी ये कहते हुए कि मैं बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ रेंतारो को, इतना बोलकर कुसूरी रेंतारो को किस करती है। फिर हमें हकारी को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉम के साथ होती है। एंड हकारी की मॉम हकारी कुछ कह रही होती है जिसकी वजह से हकारी उदास हो जाती है। अब हकारी के मॉम ने हकारी को क्या कहा है ये ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया ही नहीं गया है, मगर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हकारी सैड हो चुकी है। फिर हम रेंतारो के साथ बाकी लड़कियों को देखते हैं जहाँ पर रेंतारो एंड बाकी लड़कियां अलग अलग ड्रेसेस में फ्लावर पार्क में आई होती है। एंड हमें पता चलता है कि हकारी इन सभी को यहाँ पर लेकर आई होती है। हकारी यहाँ पर रेंतारो के साथ कुछ करना चाहती थी, मगर उसी वक्त एक अनाउंसमेंट होता है एंड हमें उस अनाउंसमेंट के बारे में बताया जाता है। एंड हमें पता चलता है कि वो अनाउंसमेंट
टूर्नामेंट एक गेम के बारे में होता है एंड उस गेम को अगर कोई भी जीता है तो उसे उसके पार्टनर के साथ एक वेडिंग ड्रेस में फोटो क्लिक करने दिया जाएगा। एंड इस बात को सुनकर कारण बहुत ज्यादा फायर अप हो जाती है एनर्जी से, क्योंकि उसे रेंतारो के साथ वो पिक्चर खिंचाना होता है। दूसरी तरफ हकारी से हमें ये पता चलता है कि बचपन से ही हकारी का भी सपना है अपने किसी पसंदीदा के साथ वेडिंग पिक्चर खिंचाने का। एंड वेडिंग पिक्चर खिंचाने का हकारी का एक सपना भी होता है और हकारी डिसाइड करती है कि आज वो अपने उस सपने को पूरा करेगी। रेंतारो के साथ हकारी एंड बाकी लड़कियां देखती है कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं। फिर इसके बाद हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि दिखने में कुछ खास अच्छी नहीं थी, डरावनी थी। वो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही होती है कि इस कंपटीशन को मैं ही जीतूंगी। शायद से इस लेडी का नाम यूकुन है। फिर हमें इनके बारे में पता चलता है कि यह है गोरिल्ला गैंग के कैंडिडेट्स एंड इनकी स्थापना 21st सेंचुरी में हुई थी और ये सभी बातें हमें नानो यानी कि EI बताती है। इसके बाद हकारी ये डिसाइड करती है कि क्यों ना हम सब एक साथ मिलकर उससे लड़े, क्योंकि हम अकेला ऐसा नहीं कर सकते हैं। एंड अगर हम इस कंपटीशन को जीते हैं तो जीतने के बाद हम एक लकी ड्रॉ करके पता लगाएंगे कि कौन रेंतारो के साथ पिक्चर खिंचाएगा। एंड हकारी का यह प्लान सभी को अच्छा लगता है एंड सभी इस प्लान को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोरिल्ला गैंग के सभी लोग मेल पार्टनर्स लोग अपनी फीमेल बॉस को सपोर्ट कर रहे होते हैं चीयर के साथ। अब बड़े बड़े गोरिल्ला गैंग्स के लड़कों को देखकर रेंतारो डिसाइड करता है कि मैं और शिजुका इनसे दूर ही रहेंगे, क्योंकि शिजुका छोटी है। रेंतारो कुसुरी को भी कहता है कि तुम हमारे साथ आओ, मगर तभी कुसुरी एक मेडिसिन पीकर बड़े ही सेक्सी वे में बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद कुसुरी कहती है कि क्या अब ठीक है? तो सभी लोग कहते हैं, खास तौर से रेंतारो, हाँ अब ठीक है। गोरिल्ला गैंग के मेंबर्स को फ्लैग उड़ाता देखकर रेंतारो एक टॉवल एंड मार्कर निकालकर टॉवल पे कुछ लिखता है एंड सभी लड़कियों को दिखाता है। एंड हमें पता चलता है कि रेंतारो ने उस टॉवल पे लिखा है रेंतारोस फैमिली। एंड फैमिली को सुनकर सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर रेंतारो सभी लड़कियों के साथ हाई फाई करता है, ये कहते हुए कि रेंतारो फैमिली लेट्स गो। इसके बाद हमें गोरिल्ला गैंग के सभी मेल कैंडिडेट को दिखाया जाता है जो कि एक गोरिल्ला के जैसे ही अपने चीयरिंग को कर रहे होते हैं। एंड दूसरी तरफ रेंतारो फैमिली से छोटी सी शिजुका टॉवल को उड़ाते हुए बड़े ही क्यूट तरीके से रेंतारो को चेयर अप कर रही होती है। एंड शिजुका को ऐसा करता देखकर गोरिल्ला गैंग के सभी कैंडिडेट्स को शिजुका बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है। एंड गाइस सॉरी, मैंने तुम्हें कहा कि गोरिल्ला गैंग के सभी कैंडिडेट्स मेल है, शायद से मेल नहीं है, ये फीमेल भी हो सकते हैं। दरअसल बात यह है कि मुझे खुद भी पता नहीं है। बैक टू द टॉपिक। फिर एक अनाउंसर ये कहता है कि इस गेम में फिजिकल होना बैंडेड है। एंड फिर वो अनाउंसर एक शॉर्टपुट गेमर को इंट्रोड्यूस कराता है जिसका नाम सुपरसोनिक आर्म होता है। गाइस ये सुपरसोनिक आर्म असल में वाइस प्रिंसिपल होता है, होता नहीं होती है। एंड फिर वाइस प्रिंसिपल सभी को किस बांटने लगती है, फ्लाइंग किस। एंड फिर अनाउंसर के कहने पर वाइस प्रिंसिपल फ्लावर को फेंक देती है, क्योंकि वो यही करने के लिए यहाँ पर आई थी। एंड इस कंपटीशन को जीतने के लिए हर एक पार्टिसिपेंट को उस फ्लावर को हासिल करना जरूरी है। फिर सभी लोग हर एक पार्टिसिपेंट्स उस फ्लावर के पीछे दौड़ने लगते हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि गोरिल्ला गैंग सभी लोगों को एक एक करके अपने रास्ते से हटा रहे होते हैं, भले ही ये रूल के खिलाफ है। एंड इसे बचने के लिए गोरिल्ला गैंग ये बहाना बनाते हैं कि अभी तो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। एंड गोरिल्ला गैंग के इन हरकतों पर अनाउंसर भी कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो खुद ही डरा हुआ होता है। गोरिल्ला गैंग के एक मेंबर को जब उसकी फीमेल मेंबर उठाकर फेंकती है तो वो हकारी की तरफ जाने लगता है, मगर कारा ने उस मेंबर को रोक देती है। एंड कारा ने सबको ये बताती है कि अगर तुम लोग ऐसे ही रूल को तोड़ोगे तो मुझे भी गोरिल्ला गैंग के जैसा बिहेव करना पड़ेगा। फिर कारा ने गोरिल्ला गैंग के ही जैकेट को पहनकर गोरिल्ला गैंग से ही लड़ने लगती है और काराने को ऐसा करता देखकर रेंतारो फैमिली खुश हो जाती है। एक तरफ काराने गोरिल्ला गैंग के मेंबर से लड़ रही होती है तो दूसरी तरफ रेंतारो फूल के पीछे भाग रहा होता है। रेंतारो को जब वो फूल का बुके मिलने ही वाला होता है कि तभी गोरिल्ला गैंग अपने पंखे की मदद से उस फूल का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। एंड फिर रेंतारो फूल के पीछे वापस से भागने लगता है। रेंतारो को लगता है कि वो गोरिल्ला गैंग के मेंबर जीत जाएंगे, मगर तभी वो नोटिस करता है कि आसमान में कुछ तो उड़ रहा है। सभी को लगता है कि वो एक बर्ड है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि शिजुका होती है। एंड गाइस तुम्हें भी पता ही होगा कि शिजुका कैसे उड़ रही है। शिजुका उसी गोरिल्ला गैंग के फ्लैग वाले हवा की वजह से उड़ रही है। वो फूल का बुके शिजुका के पास आता है तो शिजुका उस बुके को पकड़ लेती है। एंड इसके बाद शिजुका गिरने लगती है। फिर इसके बाद ये पता लगा लेती है कि शिजुका कहाँ पर गिरने वाली है और इसीलिए सभी लड़कियां उस पर्टिकुलर जगह पे जाकर खड़ी हो जाती है शिजुका को पकड़ने के लिए। शिजुका नीचे गिरती है, मगर शिजुका किसी भी लड़की के हाथ नहीं आती है, क्योंकि शिजुका तीनों लड़कियों के 6 बड़े बड़े सॉफ्ट पहाड़ों पे गिरकर उछलकर दूर चली जाती है। और शिजुका जब नीचे गिरने वाली ही होती है कि तभी रेंतारो स्लाइड करते हुए शिजुका को बड़े ही स्टाइल के साथ बचा लेता है। एंड खुद को जिंदा देकर शिजुका रेंतारो से गले लगते हुए रेंतारो को कहती है कि बॉस मैन थैंक यू, मुझसे शादी कर लो। और दूसरी तरफ गोरिल्ला गैंग की मेंबर एके द लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि वो हार चुकी होती है। मगर कारा ने उस लेडी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि थैंक यू मुझसे फाइट करने के लिए। एंड कारा ने के मुंह से बस इतना ही सुनकर वो लेडी रोने लगती है खुशी से। फिर कारा ने और वो लेडी हाथ मिलाते हैं। साथ ही कारा ने अपने मन में यह कहती है कि मैं ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अगर कारा ने बाकी लड़कियों के साथ वहाँ पर होती तो शिजुका बाकी लड़कियों के पहाड़ों पे तो गिरती, मगर काराने के नहीं, क्योंकि बाकी लड़कियों के पास बड़े बड़े पहाड़ है मगर काराने के पास तो फ्लैट सी वैली है। इसके बाद रेंतारो सभी को कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि रेंतारो फैमिली ये। फिर हकारी कहती है कि ठीक है तो अब हम डिसाइड करें क्या कौन फोटो खिंचाएगा। एंड इस चीज का फैसला करने के लिए कि कौन सी लड़की रेंतारो के साथ फोटो खिंचाएगी हकारी पहले ही प्लान करके आई थी बहुत सारे स्टिक के साथ।
एंड जिस स्टिक पर रेड मार्क होगा एंड वो स्टिक जिसको मिलेगा वही लकी गर्ल होगी रेंतारो के साथ फोटो क्लिक करने के लिए। एंड हकारिया शुरू से ही जानते थे कि वो लोग ही जीतेंगे, तो इसलिए हकारिया प्लान करके आई थी कि वो कैसे खुद वो लकी गर्ल बनेगी। एंड लकी गर्ल बनने के लिए जो हकारी ने स्टिक लाई थी उन स्टिक में से एक स्टिक पर एक छोटा सा चॉप मार्क होता है, मगर हकारी डिसाइड करती है कि वो बाकी लड़कियों को चूज करने का मौका पहले देगी, क्योंकि अगर वो पहले चूज करके जीत जाती है तो वो थोड़ा सा सस्पिशियस होगा। हकारी ने डिसाइड किया था कि वो खुद चूज करने से पहले किसी को चूज करने देगी, इसलिए हकारी ईआई को कहती है चूज करने के लिए स्टिक को। मगर ईआई हकारी के प्लान पर पानी फेरते हुए कहती है कि अच्छा होगा अगर हम सभी लड़कियां एक साथ ही एक टाइम पर ही स्टिक को चूज करें। अब ईआई की इस बात को सुनकर हकारी बहुत ही ज्यादा शॉक में चली जाती है। साथ ही हकारी को यह लगता है कि ये ईआई पक्का एक लड़की या फिर इंसान नहीं हो सकती है। इसके बाद सभी लड़कियां स्टिक को चूज कर लेती है, बट लकीली हकारी ही विनर होती है, जिसे हकारी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मगर दूसरी तरफ कुसुरी रोने लगती है, क्योंकि कुसुरी को भी रेंतारो के साथ फोटो खिंचाना था। कुसुरी को रोता हुआ देखकर हकारी को यह रियलाइज होता है कि उसने गलत किया है, एंड इसलिए हकारी कुसुरी को फोटो लेने के लिए ऑफर करती है खुद के जगह पर। हकारी के इस बात को सुनकर कारण को लगता है कि कहीं हकारी को कुछ होता नहीं गया है, मगर दूसरी तरफ कुसुरी डिसाइड करती है कि वो रेंतारो के साथ फोटो नहीं क्लिक करेगी, क्योंकि कुसुरी रेंतारो और हकारी दोनों को ही इक्वली पसंद करती है। एंड ऐसे पोज में कुसुरी ये बताती है कि उसे पसंदीदा लोगों को खुश होता हुआ देखकर अच्छा लगता है। फिर हकारी डिसाइड करती है कि वो सभी लड़कियां एक साथ ही पिक्चर क्लिक कराएंगी, एंड ऐसा होता भी है। फिर हकारी रेंतारो को थैंक यू कहती है इस बात के लिए कि उसने रेंतारो के साथ एक अच्छा पल जिया है, एंड इसके रिप्लाई में रेंतारो भी कहता है कि मैंने भी सेम फील किया है, तो थैंक यू हकारी। फिर हकारी रेंतारो को कहती है कि उसे एक रिक्वेस्ट करना है, तो रेंतारो कहता है मैं तुम्हारी हर एक रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए रेडी हूँ। फिर हकारी कहती है कि रेंतारो को प्लीज मेरे साथ ब्रेकअप कर लो। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रेंतारो को, जहाँ पर रेंतारो कपड़े बदलते हुए सोच रहा था कि हकारी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, मैं वजह जानना चाहता हूँ। फिर रेंतारो बाहर निकलता है हकारी को ढूंढने के साथ ही, मगर हकारी रेंतारो को नहीं मिलता है। एक लड़की बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ से जा चुकी है। इसके बाद सभी लड़कियां ये पूछने लगती है कि क्या हुआ, रेंतारो कुछ गड़बड़ है क्या, क्योंकि हकारी वहाँ से जा चुकी होती है। तो रेंतारो फोन मिलाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हकारी फोन नहीं उठाती है, तो रेंतारो को याद आता है कि हकारी ने एक फोटोग्राफ में जो कि सेक्सी थी उसमें अपना एड्रेस दिया था। तो रेंतारो हकारी के घर के बाहर जाता है, एंड हमें पता चलता है कि हकारी बहुत ही ज्यादा अमीर है, उसका घर ही इतना ज्यादा बड़ा है भाई लोग, देख ही सकते हो। फिर हकारी को रेंतारो एक रूम के खिड़की के पास देखता है, तो रेंतारो हकारी चिल्लाने लगता है, एंड रेंतारो को देखकर हकारी कहती है इशारा करके कि शांत हो जाओ, कि तभी एक गार्ड रेंतारो की तरफ आने लगता है, तो रेंतारो गार्ड से छुप जाता है। फिर रेंतारो को एक फोन आता है, फोन पे होती है हकारी से रेंतारो पूछता है कि मुझे वजह चाहिए कि तुमने क्यों मेरे साथ ब्रेकअप किया। तो हकारी बताती है कि अब हकारी को रेंतारो से कोई भी लगाव या फिर प्यार नहीं है, इसलिए उसने ब्रेकअप किया है। मगर रेंतारो फोन पे कहता है कि झूठ मत बोलो, एंड वाकई में हकारी झूठी बोल रही होती है। रेंतारो के रीजन पूछने पर हकारी कहती है कि मॉम को हमारे बारे में, हम सभी के बारे में पता चल गया है। एंड हमें हकारी ये भी बताती है कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और उसकी मॉम हकारी के इस रिलेशनशिप के खिलाफ है, इसीलिए उसकी मॉम ने हकारी को रेंतारो से पूरी तरह से दूर कर दिया। साथ ही हकारी का स्कूल भी चेंज हो जाएगा कल के कल। एंड हकारी की मॉम ये सब कर पा रही है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। हालांकि इसके बाद हकारी की मॉम हकारी को पकड़ लेती है, साथ ही रेंतारो को कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहो, क्योंकि तुम जैसे चूजों को मैं जब चाहे तब खत्म करवा सकती हूँ। इसके बाद रेंतारो हल्ला करने लगता है कि मुझे हकारी से मिलने दो, तो इस पे तो एक गार्ड रेंतारो को पकड़ के बताता है कि तुम हर एक चीज को ठीक नहीं कर सकते हो, स्पेशली जब तुम एक बच्चे हो। इसके बाद हकारी अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज जैसा चल रहा था वैसे चलने दो, मगर उसकी मॉम कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एंड अगर तुम जिद करोगी तो मैं रेंतारो को ऐसी जगह पे भेज दूंगी जहाँ पर कोई भी आज तक नहीं गया है, एंड ना ही कोई भी वहाँ से लौट कर आ पाया है। इस पे हकारी मान जाती है कि वो रेंतारो से अब नहीं मिलेगी, एंड इस पे उसकी मॉम भी यकीन दिलाती है कि ठीक है, मैं रेंतारो के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगी। साथ ही हमें हकारी की मॉम के रियल इंटेंशन के बारे में भी पता चलता है कि वो हकारी को किसी भी प्रॉब्लम से बचाएगी, भले इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर हम निराश हुए रेंतारो को देखते हैं, जो कि गुस्से से खुद को पीट रहा होता है, क्योंकि वो हकारी से दूर हो गया है, साथ ही वो बच्चा है, एंड वो भी कुछ भी नहीं कर सकता है। रेंतारो एक प्लांट को देखता है, जिसे देखकर रेंतारो को सभी यादें याद आने लगती है जो कि उसने हकारी के साथ बिताई थी। सीन शिफ्ट होता है और बाकी लड़कियों को देखते हैं, जिन्हें हकारी और रेंतारो के बारे में सभी बातें पता चल गई थी। एंड कुसुरी पूछती है कि अब हम क्या करेंगे रेंतारो, एंड इस पर रेंतारो डिसाइड करता है कि मैं हकारी को कैसे भी करके लेकर आऊंगा, और इसलिए रेंतारो सभी लड़कियों से अलविदा मांगता है और इजाजत भी। रेंतारो की इस बात को सुनकर कारण बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है कि बुलसेट, बहुत बेकार बकवास प्लान है ये, क्योंकि प्लान वाकई में उतना अच्छा होता नहीं है। कारण डिसाइड करती है कि वो रेंतारो की मदद करेगी हकारी को वापस लाने के लिए, एंड कारण की इस बात को सुनकर सभी लड़कियां भी रेंतारो के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। एंड रेंतारो फील करता है कि जितना प्यार मैं हकारी को करता हूँ उतना ही ये सभी लड़कियां भी हकारी को प्यार करती है। तो रेंतारो भी डिसाइड करता है कि ठीक है, अब हम साथ मिलकर जाएंगे हकारी को बचाने के लिए। फिर रेंतारो अपने सभी गर्लफ्रेंड्स के साथ हकारी को बचाने के लिए निकल जाता है। हकारी से ब्रेकअप होने के बाद भी रेंतारो हकारी से पता करना चाहता है कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ, एंड इसीलिए रेंतारो अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स के साथ आज हकारी को बचाने के लिए निकला है। रेंतारो अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स के साथ हकारी के घर तक आ जाता है। रेंतारो अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स के साथ हाथ मिलाकर कहता है कि रेंतारो फैमिली आज हकारी को बचा के रहेगी।
फिर रेंतारो हकारी को फोन लगाता है, मगर हकारी फोन नहीं उठाती है क्योंकि हकारी को फोन उसका अभी तक नहीं मिला है। रेंतारो अपनी बैग से बॉल निकाल कर हकारी के रूम वाले खिड़की पे मारता है, मगर रेंतारो को निशाना सही नहीं लगता है। साथ ही अगले पल ही रेंतारो उस बॉल को भी खो देता है। कारा ने बॉल ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे एक कैट दिखती है जो कि उस बॉल के साथ खेल रही थी। कारा ने बॉल लेने के लिए कैट के पीछे पीछे दौड़ने लगती है, मगर कारा ने कैट को नहीं पकड़ पाती है। साथ ही कुसूरी भी कैट को नहीं पकड़ पाती है। शुरू में कारा ने कुसूरी कैट को पकड़ने के लिए टीम अप करती है। जब कैट भाग रही थी तो ईआई उसके सामने आती है और वो फैसला करती है कैट को मारने का, मगर रेंतारो ईआई को ऐसा करने से रोककर कैट को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है जिनसे बचने के लिए ये लोग एक पेड़ के पीछे ऐसा करके छुप जाते हैं। कैट फिर उस गार्ड के सामने चली जाती है, जिसे उस गार्ड को लगता है कि ये सभी आवाजें इस कैट की वजह से ही हो रही थी, इसलिए वो गार्ड उस कैट के साथ खेलने लगता है। दूसरी तरफ ईआई ये सोच रही होती है कि यहाँ पर एक कैट है तो पक्का से कैट के जाने के लिए डोर भी होगा। एंड वाकई में उस डोर में कैट के जाने के लिए भी डोर होता है। अब क्योंकि डोर बहुत ज्यादा छोटा था इसीलिए कारा ने कुसूरी से पूछती है कि क्या उसके पास कुछ ऐसा ड्रग है जिसके मदद से वो छोटे हो सकते हैं, मगर कुसूरी बताती है कि उसके पास किसी भी तरह का ऐसा ड्रग नहीं है। इसके बाद ईआई अपने हाथों में कुछ पत्थर लेकर डोर के पास जाती है और उस डोर को उन्हीं पत्थरों की मदद से खोल देती है। कारा ने ईआई से पूछती है कि तूने ये कैसे किया, तो ईआई हमें समझाती है कि उसने कुछ इस तरह से उस डोर को खोला है। ईआई सभी को अंदर जाने के लिए कहती है, मगर रेंतारो ये देखता है कि ईआई सभी से अपना एक हाथ छुपा रही है। हमें पता चलता है कि ईआई के एक हाथ में चोट लगी है, इसलिए रेंतारो ईआई की उस उंगली पर मेडिसिन लगाकर उसे ठीक कर देता है। कारा ने ईआई से पूछती है कि तुमने अपनी उंगली पर क्यों चोट लगाया, ये काम तुमने क्यों किया। ईआई बताती है कि क्योंकि हकारी ने मेरी मदद की थी इसलिए मैं भी उसकी मदद करना चाहती हूँ। फिर जब ये सभी घर के अंदर जाते हैं तो इनके सामने एक बड़ा डॉग आता है एंड डॉग से बचने के लिए रेंतारो सभी के साथ बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद रेंतारो ये फील करता है कि शिजुका तो अंदर ही रह गई है। अब क्योंकि शिजुका डॉग के सामने है इसलिए रेंतारो शिजुका चिल्लाने की कोशिश करता है, मगर रेंतारो को ऐसा चिल्लाने से ईआई मना कर देती है क्योंकि गार्ड्स आ सकते हैं। डॉग के सामने फंसने के बाद शिजुका को ऐसा लगता है कि वो बेकार में ही यहाँ पर मरने के लिए चली आई है, मगर तभी शिजुका को ये याद आता है कि उसने हकारी के साथ कितने अच्छे अच्छे पल बिताए हैं, हकारी ने उसका कितने अच्छे से ख्याल रखा था। एंड इसीलिए हकारी की मदद करने के लिए रेंतारो को हकारी तक पहुंचाने के लिए शिजुका वहीं पर लेट जाती है एंड खुद का सैक्रिफाइस करती है। फिर वो डॉग गुस्से से आगे बढ़ता है एंड शिजुका को चाटने लगता है। अब डॉग ऐसा क्यों कर रहा है इसके बारे में हमें ईआई बताती है कि डॉग्स या फिर कोई भी एनिमल्स अपने से कमजोर एनिमल का ख्याल रखते हैं। एंड क्योंकि शिजुका बहुत ज्यादा कमजोर है इसलिए वो डॉग शिजुका को चाट रहा है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अब क्योंकि इन सभी को शिजुका को वहाँ से निकालना है इसलिए ईआई ये फैसला करती है कि उस डॉग को वो पीटेगी, मगर रेंतारो ईआई को ऐसा करने से रोक देता है। तभी कुसूरी आगे बढ़ते हुए एक ड्रग को शिजुका की तरफ फेंकती है। हमें पता चलता है कि उस ड्रग से कोई भी एनिमल सो सकता है। कुसूरी शिजुका को उस ड्रग का यूज करने के लिए कहती है। शिजुका उस ड्रग का यूज करती है, उस डॉग पे नहीं। शिजुका उस ड्रग को खुद ही पी लेती है एंड वहीं पर सो जाती है। एंड अब क्योंकि कुसूरी ने अच्छे से शिजुका को नहीं समझाया था इसलिए कारा ने कुसूरी पर गुस्सा करती है, मगर तभी हम देखते हैं कि वो डॉग शिजुका को चाट कर वहीं पर सो जाता है। एंड इस मौके का फायदा उठाकर सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। एंड इस बीच ही कुसूरी एक और मेडिसिन से शिजुका को ठीक कर देती है। सभी लोग एक लंबे कॉरिडोर में आ जाते हैं। अब इन सभी के कॉरिडोर में आगे बढ़ने से पहले ही वहाँ पर ये कैट आकर आगे बढ़ती है तो हर तरफ अलार्म बजने लगता है, जिसकी वजह से जल्दी ही वहाँ पर सिक्योरिटीज आ जाते हैं। कैट को देखकर सिक्योरिटी को लगता है कि ये अलार्म इस कैट के वजह से बजे हैं, इसलिए सिक्योरिटीज उस कैट को वहाँ से ले जाती है। एंड इस बीच सभी लोग गेट के पीछे छुपे होते हैं। इसके बाद सभी लोगों को इतना तो अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर सेंसर्स हैं। एंड अब इन सभी को उन सेंसर से बचने के लिए नाइट विजन ग्लासेस चाहिए होते हैं जो कि इनके पास नहीं है। मगर तभी कुसूरी एक ड्रग को निकालते हुए कहती है कि हम लकी है। कुसूरी के इस ड्रग की मदद से कोई भी पर्सन रात के अंधेरे में भी साफ साफ देख सकता है। फिर रेंतारो उस मेडिसिन को अपनी आंखों में डाल देता है। आंखों में मेडिसिन डालने के बाद कुसूरी ये बताती है कि इस मेडिसिन की वजह से तुम अंधे भी हो सकते हो, तो केयरफुल रहना। कुसूरी की इस बात को सुनकर रेंतारो कहता है कि अच्छा बहन के कारा को वो एनवलप मिलता है जिसमें से कुसूरी ने उस मेडिसिन को निकाला है। फिर हमें पता चलता है कि कुसूरी इस मेडिसिन को एक फार्मास्यूटिकल लैब में भेजने वाली थी क्योंकि ये उसका सपना था उस लैब में एज इंटर्नशिप काम करना, मगर उसने अपना ये सपना तोड़ा है क्योंकि वो भी हकारी को बचाना चाहती है। और ये बातें खुद कुसूरी भी कहती है। कुसूरी की इन सभी बातों को सुनकर रेंतारो ये फैसला करता है कि वो हकारी को पक्का बचाएगा। फिर मेडिसिन काम करता है। रेंतारो आंखें खोलकर जब देखता है तो उसे बहुत सारे लेजर ट्रैप्स दिखते हैं जो कि पार कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। थोड़ी देर तक रेंतारो उन सभी रेस को देखता है। रेंतारो ये भी देखता है कि सीलिंग पर रेज नहीं है, यानी कि वो सीलिंग से पार हो सकते हैं। एंड इसीलिए ईआई एंड रेंतारो सोचने लगते हैं कि वो कैसे सीलिंग की मदद से उस पार जाएंगे। ईआई बताती है कि उन्हें रेंतारो के जैसा ही एक स्ट्रॉन्ग लड़का चाहिए। लड़के वाली बात को सोचकर ईआई काराने को देखती है एंड फिर ईआई काराने एंड रेंतारो को एक साथ बांधने लगती है। काराने इस बात से गुस्सा थी कि इन्हें मेरी याद लड़के वाली बात को ही सोचकर क्यों आई। इसके बाद जब ये लोग अच्छे से बंध जाते हैं फिर ये दोनों धीरे धीरे करके ट्रैप को पार करने लगते हैं। एंड एक टाइम पर आकर रेंतारो फील करता है कि काराने के लोअर पार्ट्स काफी सॉफ्ट हैं। इस पर रेंतारो पूछता भी है तुम्हारा ये पार्ट इतना ज्यादा सॉफ्ट क्यों है। एंड वो पार्ट और कुछ नहीं बल्कि काराने का पेट होता है। इस पे काराने कहती है कि वहाँ का कपड़ा ही ऐसा है। फिर जब ये दोनों धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं काराने का हाल बुरा हो रहा था क्योंकि रेंतारो का सर रब हो रहा था काराने के पेट पर, जिससे काराने बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस एंड ऑर्गेज़म फील करने लगती है। एंड जब काराने चरम सुख सीमा को पार करके मजा ले लेती है तो ये लोग भी जैसे तैसे करके ट्रैप को पार कर लेते हैं। एंड ये लोग फैसला करते हैं कि क्योंकि बाकी लड़कियां इस तरफ नहीं आ सकती हैं तो ये लोग अकेले ही आगे बढ़ते हैं। जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक टाइम पर आकर काराने हकारी का रूम देखती है। एंड जब काराने गेट खोलती है तो वो अंदर हकारी को रोता हुआ देखती है।
हकारी खुद की और बाकियों के साथ खिंचाई हुई फोटो को देखकर रो रही थी। अब ये लोग आपस में कुछ और बातें करते कि तभी अलार्म बजने लगता है। रेंतारो को यह समझ नहीं आता है कि कोई अपनी माँ अपने ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब रेंतारो हकारी को भागने के लिए कहता है कि तभी काराने बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर गार्ड्स आ चुके थे। फिर गार्ड्स के बीच में से हकारी की मॉम वहाँ पर आती है। हमें फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी लड़कियां सोच रही थी कि बहुत शांति है अंदर, पता नहीं क्या हुआ होगा। अब ये लड़कियां और बातें करते कि तभी यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है इनसे बचने के लिए। ये सब नीचे झुककर म्याऊं म्याऊं करने लगती है, जिससे गार्ड को लगता है कि यहाँ पर एक कैट है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। घर के अंदर हम हकारी को देखते हैं जो हमें रोते हुए बता रही थी कि रेंतारो इतनी सारी मुसीबतों का सामना करके उसे बचाने के लिए आया है, मगर हकारी को ये भी पता है कि उसकी मॉम उसे रेंतारो के साथ रहने नहीं देंगी। हकारी ये फील करती है कि उसके वजह से रेंतारो की लाइफ अब खतरे में है। दूसरी तरफ हम काराने एंड रेंतारो को हकारी की मॉम के सामने बैठा हुआ देखते हैं। हकारी की मॉम अपना इंट्रोडक्शन काराने एंड रेंतारो को देती है, जिससे हमें पता चलता है कि हकारी के मॉम का नाम हाहारी है। हाहारी ये बताती है कि वो अपनी बेटी को तुम दोनों से नहीं मिलने दे सकती है। हाहारी ये भी बताती है कि तुम दोनों अभी तक यहाँ पर हो क्योंकि तुम मेरी बेटी के दोस्त हो। हाहारी रेंतारो की नजीब आंखों के बारे में भी पूछती है, तो रेंतारो कहता है कि इनमें कुछ खास बात नहीं है। अब क्योंकि रेंतारो पकड़ा गया है, हकारी भी रेंतारो के साथ नहीं जा सकती है, इसीलिए रेंतारो हाहारी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे हकारी के साथ रहने दीजिए, क्योंकि रेंतारो हकारी को बहुत ज्यादा खुश रखेगा। हम अगर क्योंकि रेंतारो एक टीनेजर है जिसके पास 5 गर्लफ्रेंड्स हैं, इसीलिए हाहारी नहीं मानती है। इसके बाद हाहारी बताती है कि मैं 13 साल की थी जब मैंने हकारी को जन्म दिया। हाहारी पूछती है कि मुझे बताओ कि मैंने क्यों इतनी कम एज में अपनी बेटी को जन्म दिया। रेंतारो कहता है कि शायद से आपको बच्चे पसंद है इसलिए। हाहारी कहती है कि गलत। हाहारी से हमें पता चलता है कि हाहारी को प्यार 13 साल के एज में ही हुआ, एंड इतना खतरनाक प्यार हुआ कि उन्होंने 13 साल की एज में ही एक बच्चा तक दे दिया जो कि हकारी थी। अब इतनी कम एज में बच्चे होने की वजह से डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज्यादा खतरा था, मगर हाहारी के पास फुल मेडिकल सपोर्ट था, इसलिए उनकी डिलीवरी अच्छे से हुई। हाहारी बताती है कि उनके खून में ही है कि वो जिस किसी से भी प्यार करती है उन्हें उसके अलावा और कोई भी नहीं दिखाई देता है। हाहारी बताती है कि उनके बॉयफ्रेंड का जब देहांत हुआ वो अकेली बढ़ गई थी अपनी बेटी के साथ, एंड फिर हाहारी ने अपनी खुशी अपनी बेटी में ही देखी, एंड तब से ही वो अपनी बेटी के साथ है और वो अपनी लाइफ की सभी खुशी अपनी बेटी में ही देखती है। मगर हाहारी ये भी बताती है कि उनके बॉयफ्रेंड के जाने के बाद उनकी जगह कोई भी नहीं ले पाया है, एंड तब से ही हाहारी खुद से ही सवाल करती है कि उन्होंने क्यों वो सब किया, क्योंकि वो सब करने से उनकी लाइफ अच्छी नहीं हुई है, एंड वो चाहती है कि हकारी वो फेस ना करे जो कि उन्होंने फेस किया है। हाहारी ये क्लियर करती है कि तुम देख सकते हो कि मैं जो भी कर रही हूँ अपनी बेटी की भलाई के लिए कर रही हूँ। एंड रेंतारो हाहारी की इन सभी बातों को सुनकर रोने लगता है। रेंतारो को रोता हुआ देखकर काराने कहती है कि तुम अगर इसकी इस कहानी पे रोने लगे तुम हकारी को कैसे बचाएंगे। रेंतारो ये बताता है कि वो नहीं चाहता है कि हकारी वो सब फेस करे जो कि हाहारी ने किया है, मगर इसके बाद भी क्योंकि रेंतारो हकारी को खुश रखने वाला है वो हकारी को ना छोड़ने का फैसला करता है। अब रोने की वजह से रेंतारो की आंखों की मेडिसिन हटने लगती है, जिसे अब उसे थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। जब रेंतारो पहली बार हकारी के मॉम यानी कि हाहारी को देखता है तो उसे ये पता चल जाता है कि ये भी उसकी सोलमेट है, क्योंकि ये सभी झटके फील करते हैं प्यार के। एंड हाहारी जिसने अपने 13 साल की उम्र में ही अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया एंड प्यार को भी, एंड अब 16 साल के बाद वो फिर से प्यार को फील कर रही है। एंड फिर हाहारी ये फील करती है अपने दिल में अपने सभी प्यार के फीलिंग्स को, एंड सभी फीलिंग्स को फील करने के बाद हाहारी कह देती है रेंतारो आई लव यू, प्लीज मेरे साथ रहो। हाँ, यानी कि वो फिर से अंधी हो गई प्यार में। एक तरफ हकारी के मॉम ने रेंतारो को प्रपोज कर दिया था, जिस बात को सुनकर काराने बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी, एंड दूसरी तरफ हमें हकारी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी एक रूम में बैठकर रो रही होती है। फिर हकारी रोते हुए एक खिड़की की तरफ जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें काराने को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि हकारी के मॉम ने अभी अभी उसकी ही बेटी के बॉयफ्रेंड यानी कि रेंतारो को प्रपोज किया होता है। साथ ही काराने यह भी देखती है कि रेंतारो हकारी के मॉम की तरफ प्यार से देख रहा होता है। एंड इतना सब देखकर काराने गुस्से से कहती है तू पागल है क्या, वो तेरी गर्लफ्रेंड की मॉम है बेवकूफ, तू ऐसा नहीं सोच सकता है। काराने हकारी के मॉम से भी पूछती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तो हाहारी शर्माते हुए ये कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, वो तो बस एक मजाक था। हाँ, एक मॉम का मजाक। अब हकारी के मॉम को ऐसा करता देखकर काराने सोचती है कि क्या सही में अमीर बच्चों की मॉम ऐसी ही होती है। हकारी की मॉम कहती है कि कुछ भी हो, मैं हकारी को तुम्हारे साथ नहीं जाने दे सकती हूँ। तो रेंतारो भी कहता है कि मैं हकारी को इस तरह से नहीं छोड़ सकता हूँ। अब रेंतारो की इस बात को सुनकर हकारी की मॉम इशारा करके एक चेयर को जमीन के अंदर से बाहर निकालती है, एंड वो चेयर एक लाई डिटेक्टर मशीन होता है। हकारी की मॉम ये चेक करना चाहती है कि रेंतारो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। अब रेंतारो उस चेयर पर बैठने से पहले कहता है कि मैं इसे चेक करना चाहूंगा, तो हकारी की मॉम भी मान जाती है, एंड फिर वो दोनों मिलकर काराने को उस चेयर पर बैठा देती है। शुरू में काराने नहीं मानती है, मगर वो मान जाती है हकारी की मदद करने के लिए। हकारी की मॉम काराने से पहला सवाल पूछते हुए कहती है कि तुम्हारा कप साइज क्या है। इस सवाल को सुनकर काराने बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड कहती है कि तू पागल है क्या। अब इस सवाल के लिए काराने हकारी के मॉम से कुछ देर लड़ती भी है। सवाल का जवाब देते हुए काराने कहती है कि
मेरा बी कप से लेके ऑलमोस्ट सी कप तक का साइज है। कारण का जवाब देने के बाद वो मशीन कहता है कि ये जवाब गलत है। कारण फिर से कहती है कि मेरा साइज बी कप तक का है। तो वो मशीन फिर से कहता है नहीं, अभी भी गलत है। अब इस पे कारण मशीन को धोने लगती है। अब कारण के हाथों से मार खाने के बाद मशीन भी कहने लगता है कि हाँ, तुम जो कह रही थी वो सही थी। इसके बाद हाहारी सेकंड क्वेश्चन पूछते हुए कहती है कि मुझे बताओ, क्या तुम रेंतारो से प्यार करती हो? अब इस सवाल पे फिर से कारण थोड़ी देर के लिए लड़ती है हकारी के मॉम से, मगर वो जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं रेंतारो से प्यार करती हूँ। मगर वो मशीन गलत कह देता है। एंड इस सवाल का जवाब ऐसा सुनकर रेंतारो का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है, क्योंकि इससे पहले रेंतारो काराने को क्यूट कह रहा था। अब इसके बाद काराने कई बार रेंतारो को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो कई बार वो मशीन रॉन्ग कहती है एंड कई बार रेंतारो मरते मरते बचता है। अब अंत तक जब रेंतारो लगभग मरने ही वाला था कि तभी काराने बहुत बार कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार 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 बहुत बार कहती है ऐसा। तो मशीन कहती है अब बोला तुमने ठीक। अब इसके बाद रेंतारो उस मशीन पे भरोसा कर लेता है। तो हाहारी कहते है कि अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी कि तुम हकारी को प्यार करते हो कि नहीं। अब इसके बाद रेंतारो उस कुर्सी पर बैठकर हकारी के लिए कहता है कि मैं हकारी को बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ, इस पूरी दुनिया में ही हकारी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो मशीन कहती है कि बिल्कुल सही। अब रेंतारो के इस जवाब पर हकारी के मम को यह समझ नहीं आ रहा था कि रेंतारो 5 लड़कियों के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल खेलने के बाद भी कैसे हकारी को इतना ज्यादा प्यार कर सकता है। एंड इसीलिए हकारी की मॉम उस मशीन को ही गलत बता देती है। अब यहाँ पर ये तीनों इसी बात के लिए लड़ी रहे थे कि एक मेड आकर बताती है कि हकारी विंडो की तरफ गई है और शायद वो विंडो से कूदने वाली है। अब इस बात को सुनकर हकारी की मॉम का गर्दन काराने पकड़ लेती है। रेंतारो को कहती है कि तुम जाओ, हकारी को बचाओ। साथ ही काराने ये बताती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब काराने के मुंह से इस बात को सुनकर रेंतारो दौड़ते हुए जाने लगता है हकारी के पास। अब इसके बाद हकारी की मॉम काराने के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है खुद को, यह कहते हुए कि तुमने अभी एक मॉम की पावर को देखा नहीं है। इस पे काराने कहती है कि मॉम की पावर माय फुट, तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को तंग किया है, उसे परेशान किया है, उसके लव से दूर रखा है तुमने उसे। तुमने अभी एक बेस्ट फ्रेंड की पावर को देखा नहीं है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। एंड इसके बाद हकारी की मॉम एंड काराने में ऐसी पकड़ा पकड़ी होती रहती है। दूसरी तरफ हम हकारी को देखते हैं जो कि खिड़की के पास खड़ी होकर कह रही होती है कि मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। एंड गार्ड भी उसके पास नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये लड़की कुछ भी कर सकती है। साथ ही हम बाकी तीनों लड़कियों को भी देखते हैं जो कि हकारी को वहाँ से कूदने के लिए मना कर रही होती है उस गार्ड से बचते हुए। फिर रेंतारो हकारी के पास आता है एंड हकारी को कहता है कि हकारी अब सब ठीक है, प्लीज ऐसा मत करो, काराने तुम्हारी मॉम को रोकी हुई है, तो अभी हमें रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, हम यहाँ से भाग भी सकते हैं। अब इस पे हकारी कहती है कि नहीं रेंतारो, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती हूँ जहाँ पर मैं अपनी खुशी के लिए किसी से भागती रहूँ, और हम यहाँ से भाग भी जाते हैं तो मॉम हमारा पीछा करेंगी और मैं पूरी जिंदगी ऐसे नहीं जीना चाहती हूँ। तो इस पर रेंतारो कहता है अभी जो तुम करने जा रही हो उसे बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कैसे भी जिंदगी जी सकता हूँ मगर तुम्हारे बिन मैं नहीं जी सकता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ हकारी और हमेशा करता रहूंगा, प्लीज मेरे साथ रहो जब तक हम जिंदा हैं। अब रेंतारो की बातों को सुनकर हकारी कहने लगती है कि नहीं ये ठीक नहीं है एंड वो रोने लगती है। साथ ही हकारी कहती है हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ एंड तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो रेंतारो कहता है ठीक है, तो अब मेरे पास आओ, अंदर आओ खिड़की से। अब हम देखते हैं कि हकारी को डर लग रहा है क्योंकि वो हाइट पे बहुत ज्यादा है। रेंतारो भी ये नोटिस करता है तो कहता है कि हकारी तुम वैसे ही रहो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। हकारी कहती है ठीक है, मगर हकारी इतना ज्यादा डर चुकी होती है कि डर की वजह से हकारी का पैर कांपने लगता है एंड हकारी स्लिप कर जाती है एंड वो नीचे गिरने लगती है धीरे धीरे। हकारी को नीचे गिरता हुआ देखकर रेंतारो दौड़ कर जाता है एंड हकारी का हाथ पकड़ लेता है। अब जिस पोजीशन में रेंतारो था उसके वजह से रेंतारो भी धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है एंड इसी पॉइंट पर काराने एंड हकारी की मॉम भी आ चुकी होती है एंड उन्हें ऐसा करता देख लेती है एंड कुछ गार्ड भी हकारी को बचाने के लिए रेंतारो को बचाने के लिए दौड़ते हैं। एंड इसी पॉइंट पे हकारी कहती है कि मुझे छोड़ दो रेंतारो, मगर रेंतारो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड फिर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। गिरते वक्त रेंतारो सोचता है मैं हकारी को बचाऊंगा एंड फिर ऐसा सोचते हुए रेंतारो फाउंटेन को देखता है एंड बिल्डिंग पर लात मार के अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। फिर हकारी और रेंतारो फाउंटेन में गिर जाते हैं। रेंतारो और हकारी को बचाने के लिए ईआई, कुसुरी एंड शिजुका भी फाउंटेन में कूद जाते हैं। शिजुका को तैरना नहीं आता है इसलिए कुसुरी शिजुका को बचाती है एंड ईआई रेंतारो एंड हकारी को बचा लेती है। फिर हकारी को रेंतारो गले से लगा लेता है एंड तभी काराने और हकारी की मॉम भी आ जाती है एंड हकारी को देखकर हकारी की मॉम कहती है कि थैंक गॉड हकारी सही है। फिर काराने हकारी के पास जाती है एंड हकारी को एक चमाट मारती है एंड काराने रोकर चिल्लाकर हकारी को कहती है कि तुम पागल हो, इडियट कहीं की। एंड इस बात को सुनकर हकारी भी रोने लगती है। फिर काराने एंड हकारी रो रही होती है तो रेंतारो दोनों को गले से लगाता है एक तरह से। हकारी रेंतारो से कहती है कि अगर तुम पूल में नहीं गिरते तो तुम मारे भी जा सकते थे। तो रेंतारो कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं हकारी को खुश रखने के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। फिर हकारी को रेंतारो की सभी बातें याद आने लगती है जहाँ पर रेंतारो अपनी लव फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा था हकारी के लिए हकारी को। फिर हकारी रियलाइज करती है कि रेंतारो से अच्छा कोई और लड़का हो ही नहीं सकता है हकारी के लिए, इसलिए हकारी रेंतारो से कहती है कि हकारी का ख्याल रखना। फिर रेंतारो भी रियलाइज करता है कि हकारी की मॉम ने जो भी कुछ किया है वो सब सिर्फ हकारी के खुशी के लिए था। फिर रेंतारो हकारी से आवाज
वादा करता है कि मैं जरूर हकारी को खुश रखूंगा, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। एंड फिर रेंतारो हाहारी के हाथों को पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें भी खुश रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लीड करो उस लाइफ की तरफ जिसे तुमने इमेजिन किया था, वो खुशियों की दुनिया जो तुम्हारा सपना था। एंड इस पे हाहारी रो देती है, साथ ही शर्माते हुए रेंतारो से पूछती है कि क्या तुम मुझे रिप्लाई दे रहे हो जो कि मैंने तुम्हें इससे पहले पूछा था उस बात का। एंड रेंतारो कहता है हाँ, मुझे अच्छा लगेगा मैं तुम्हारे साथ रहूं, मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। अब रेंतारो एंड हाहारी की इन सभी बातों को सुनकर हाकारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि रेंतारो हाकारी के ही मॉम को प्रपोज कर रहा है। एंड हाकारी की मॉम अपने ही बेटी के सामने उसके ही बॉयफ्रेंड को हाँ तक कह चुकी है। अब इन दोनों के ऐसी हरकत पे हाकारी अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम ये आप क्या कर रही है। तो उसकी मॉम कहती है मेरी कोई गलती नहीं है रेंतारो, चाहे रेंतारो इतना क्यूट ही है, मैं क्या करूँ। एंड इतना बोलकर हाहारी रेंतारो को अपने सीने से लगा लेती है। एंड हाहारी की इस हरकत पे सभी लड़कियों का हाल कुछ ऐसा होता है। फिर इसके बाद हाहारी सभी लड़कियों को नहाने के लिए ले जाती है। अब इसके बाद हाहारी बाकी सभी लड़कियों के साथ अपने बड़े बड़े पहाड़ों को कंपेयर करने लगती है। बाकी सभी लड़कियां भी खुशी खुशी करती है। हाँ, मगर इन कंपैरिजन में काराने शामिल नहीं होती है, बल्कि वो निकल लेती है चुपके से। काराने फिर रेंतारो के पास आ जाती है। रेंतारो काराने को देखकर शर्मा जाता है, क्योंकि काराने का पेट दिख रहा होता है। तो काराने रियलाइज करती है कि जल्दी जल्दी में मैं ढंग से कपड़े भी नहीं पहन पाए। एंड वो अपनी टमी को ढक लेती है। अब इसके बाद काराने रेंतारो से झगड़ा करने लगती है। एंड फिर काराने रेंतारो के ऊपर चढ़ जाती है। ये कहती है कि मुझे पेबैक चाहिए। रेंतारो सोच रहा होता है ये पेबैक के क्या बात कर रही है। फिर काराने अपने चेहरे को रेंतारो के टमी या फिर उसके पेट पर घसने लगती है, एक तरह से रगड़ने लगती है। एंड कहती है कि देख शर्मा रही है ना तुझे, देख। साथ ही काराने रेंतारो के एब्स एंड उसके गरम गरम टमी को फील करके पिघल रही होती है अंदर ही अंदर। एंड जब हमें लगता है कि रेंतारो एंड काराने बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं एंड कुछ करने ही वाले होते हैं, कि तभी कुसुरी अंदर आ जाती है। एंड ये दोनों घबरा कर अलग अलग हो जाते हैं। एंड कुसुरी को देखकर ये लोग ऊपर से नीचे गिरते हैं एंड फटाफट पुशअप मारने लगते हैं, जिसे कुसुरी को लगता है कि तुम लोग साथ में एक्सरसाइज कर रहे हो। एंड इन दोनों को ऐसा करता देखकर कहती है कुसुरी मैं भी ऐसा करूंगी। एंड दूसरी तरफ काराने का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका होता है। एंड वो सोच रही होती है कि मैं ये क्या करने जा रही थी। एंड काराने अपनी पिछली वाली हरकत का इल्जाम दोनों हाकारी एंड हाहारी पे लगा देते हैं, क्योंकि काराने के नजर में हाहारी एंड हाकारी दोनों ही ठरकी कुतिया होती है, इंग्लिश में बोले तो हॉर्न डॉग्स। दूसरी तरफ हाहारी सभी लोगों को पजामा दिखाती है, जो कि पजामा नहीं बल्कि पूरा पजामा का गोदाम ही होता है। फिर हाहारी सभी लड़कियों की कपड़े चेंज करने लगती है, वो भी रेंतारो के सामने। तो रेंतारो शर्म से पीछे घूमकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। एंड फिर रेंतारो सभी लड़कियों को नाइटी में देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है, पता नहीं पागल ही हो जाता है एक तरह से। मगर हाहारी कहती है कि अभी बस नहीं है। एंड वो दिखाती है कुसुरी एंड शिजुका को। एंड इन दोनों को देखकर दोनों ही रेंतारो एंड हाहारी खुशी के मारे बेहोशी हो जाते हैं। फिर कुसुरी एंड शिजुका रेंतारो को किस करती है, जिसे रेंतारो को लगता है कि उसका जीवन सफल हो गया, वो स्वर्ग में आ चुका है। फिर इसके बाद हाकारी की मॉम थोड़ी सी अजब अजब हरकतें करती है, जिस पर हाकारी कहती है मम्मी आप क्या कर रही हो। फिर इसके बाद हाकारी की मॉम यानी कि हाहारी पानी लेने का कहकर आगे बढ़ती है, तो रेंतारो कहता है मैं भी चलता हूँ। फिर जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो हाहारी बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है, साथ ही हाफ भी रही होती है, जिस पर रेंतारो को लगता है कि हाहारी को फन मिलना चाहिए जो कि उसने मिस किया है। इस पर रेंतारो कहता है कि हाहारी से अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें करना भी बाकी है। एंड इस बात को सुनकर हाहारी कहती है कि मुझे माफ कर देना रेंतारो, मगर मैं अब खुद को रोक नहीं सकती हूँ। ऐसा बोलकर हाहारी रेंतारो से लिपट जाती है। एंड हाहारी शर्माते हुए रेंतारो से कहती है कि मेरे रूम में चलो। हम सभी लड़कियों को कार्ड्स खेलते हुए देखते हैं। काराने कहती है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा टाइम लगा रहे हैं पानी लेने के लिए। शिजुका भी कहती है कि हाँ इन दोनों को बहुत ज्यादा टाइम लग गया, सिर्फ पानी लेने में इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। इन सभी की बातों को सुनकर हाकारी सभी से कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मॉम एंड रेंतारो अंदर कुछ और ही गंदी चीजें कर रहे हैं। इस पे काराने कहती है कि चुप, मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम ठरकी है, मगर वो इतना ज्यादा भी गिरी नहीं है। काराने की बात खत्म होने से पहले ही नीचे से हाहारी की चिल्लाने की आवाज आती है। हाहारी की आवाज सुनकर हाकारी ये सोचकर जाती है कि प्लीज मॉम उसके साथ कुछ भी गलत मत करना। एंड बाकी लड़कियां भी ये बोलते हुए कि हाहारी रेंतारो के साथ वैसा नहीं कर सकती है, नीचे जाने लगती है। तेजी से नीचे पहुंचने के बाद ये सभी लड़कियां देखती हैं रेंतारो को, वो भी लड़की के रूप में। लड़कियों को देखकर रेंतारो पूरी तरह से शर्मा जाता है। एंड वहीं पर हाहारी लेटे हुए ये कह रही होती है कि रेंतारो दुनिया का सबसे ज्यादा क्यूटेस्ट चीज है। रेंतारो को इस रूप में देखकर सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही हाकारी रोते हुए कहती है कि मॉम मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपकी डॉटर होने में, क्योंकि हाकारी के मॉम ने हाकारी के बॉयफ्रेंड के साथ कुछ भी गलत नहीं किया होता है। एंड बाकी लड़कियां भी खुश होती है हाहारी की इस हरकत पर, क्योंकि उन्होंने रेंतारो के लड़की वाले रूप को जो देखा है। अब ये रियलाइज करने के बाद कि सभी लड़कियों ने रेंतारो को इस हालत में देख लिया है, रेंतारो वही बेहोश हो जाता है। अब क्योंकि रेंतारो बेहोश है इसलिए लड़कियां रोने लगती है, खास तौर से शिजुका एंड हाकारी। एंड हाकारी ये तक कह देती है कि हनी तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ जीवन भर रहोगे, तो तुम मुझे यूं बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकते हो।
अच्छा बहन के लिए। हाहारी फिर घबराते हुए उठती है। हाहारी की आंखें चमक जाती है ईआई को देखकर। मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा क्रिंजी लगे, मगर मैं फिर भी बोलूंगा। कोई बात नहीं, मैं तुम सभी से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रिंतारो को वापस लाऊंगी। हाहारी ईआई से कहती है कि मेरी मदद करो। 5 मिनट्स लेटर हाहारी की मॉम ईआई को एकदम लड़के के जैसे तैयार करके सभी को दिखाती है कि ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन जो कि रिंतारो को वापस से ठीक करेगा। एंड भाई साहब ईआई क्या लग रही है। ईआई के इस रूप को देखकर सभी लड़कियां वहीं पर पिघल जाती हैं। एंड रिंतारो की गर्लफ्रेंड के साथ ही फ्लर्ट करने लगती है। हमें हकारी से ये पता चलता है कि अब ईआई रिंतारो को किस करेगी, क्योंकि एक कहानी तुमने सुना होगा जहाँ पर एक प्रिंसेस को प्रिंस किस करके उठाता है। इसके बाद ईआई रिंतारो को अपनी बाहों में भरती है। हमें ईआई एंड रिंतारो का चेहरा दिखाया जाता है। फिर ईआई रिंतारो के करीब जाती है एंड ईआई रिंतारो के बहुत करीब पहुँचने के बाद रिंतारो को किस करती है। ईआई से किस मिलने के बाद रिंतारो जाग जाता है, क्योंकि औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। रिंतारो एंड ईआई को इस तरह से देखकर सभी लड़कियां अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा पिघल चुकी होती है। इसके बाद रिंतारो अपनी विग निकाल कर ये कहता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ। इसके बाद हाहारी हकारी से कहती है कि हकारी यस मॉम कहकर मोबाइल पर कुछ तो करने लगती है। फिर एक मेड रस्सी को लेकर आती है। फिर हाहारी एंड हकारी जाने लगते हैं तो कारण पूछते हैं कि तुम क्या करने का सोच रही हो। हमें पता चलता है कि हाहारी एंड हकारी रिंतारो को नंगा देखने जा रही है, वो भी छुप कर। एंड हाँ, हकारी एंड हाहारी के इस हरकत पर सभी लड़कियां भी सपोर्ट करती हैं। हाँ, मगर कारण शुरू में ऐसा जताती है कि वो नहीं जाना चाहती है, मगर वो अंदर ही अंदर तो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब जब ये सभी जाने लगते हैं तो शिजुका इनका रास्ता रोक देती है, क्योंकि शिजुका ये नहीं चाहती है कि रिंतारो को ये लोग नंगा देखे एंड रिंतारो इन्हें देखने के बाद सुसाइड कर ले। शिजुका की इस बात को सुनकर ये शिजुका के पास जाती है एंड ऐसे रिएक्शन के साथ कहती है कि जब तक रिंतारो को इस बात के बारे में पता नहीं चलेगा, किसी की भी फीलिंग हर्ट नहीं होगी, तो चिंता मत करो। अब क्योंकि शिजुका इनके रास्ते में रुकावट खड़ी कर रही थी, तो इसीलिए हाहारी शिजुका को उठाती है, हकारी को देती है एंड हकारी शिजुका को बोरी में लपेट कर कुछ ऐसा करके चली जाती है वहाँ से। ये कहते हुए कि हमें माफ करना शिजुका, मगर हम रिंतारो को तो देख कर ही रहेंगे। दूसरी तरफ हम रिंतारो को नहाते हुए देखते हैं, जहाँ पर रिंतारो ये कह रहा होता है कि मुझे पता है कि हाहारी या फिर हकारी पक्का से यहाँ पर छुप कर आएंगे एंड मेरा पीठ मलने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं फटाफट से नहाकर कपड़े पहन लेता हूँ। यानी कि अपने बंदे को पहले ही पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कैसी कैसी हरकतें कर सकती है। हमें खिड़की की पिक्चर दिखाई जाती है, क्योंकि खिड़की के पास कुसुरी आ चुकी होती है पैर में उसी रस्सी को लपेट कर, जहाँ पर सभी लड़कियां कुसुरी को ऊपर से पकड़े हुए होती है रस्सी की मदद से। अब क्योंकि बाथरूम के अंदर कुछ ज्यादा ही फॉग था, तो इसीलिए कुसुरी अपना मुंह ही चिपका लेती है शीशे में, जिसके वजह से रिंतारो जब कुसुरी को देखता है तो कुसुरी ऐसी लगती है दिखने में एंड रिंतारो की फट जाती है एंड वो डर कर चिल्लाने लगता है। फिर कुसुरी भी चिल्ला कर सभी को कहते हैं कि जल्दी से ऊपर लो, क्योंकि रिंतारो ने कुसुरी को देख लिया होता है। अब डरते डरते जब रिंतारो अपने डर पे थोड़ा सा काबू करके खिड़की की तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, तो रिंतारो चैन की सांसें लेता है। मगर तभी सीलिंग पर से एक छोटा सा पानी का ड्रॉप जब रिंतारो के सर पर गिरता है तो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है डर की वजह से। फिर रिंतारो बाथरूम में से निकलने के लिए फटाफट से नहाने लगता है। साथ ही हम खिड़की पे एक परछाई को देखते हैं, जो कि किसी लड़की की नहीं बल्कि एक लड़के की थी। दूसरी तरफ शिजुका अपने बंधनों से आजाद होना चाहती थी, मगर वो नहीं हो पा रही थी, तो वो मन में ये सोचती है कि अगर सभी लड़कियों ने रिंतारो को नहाते हुए देख लिया और ये बात रिंतारो को पता चल गई तो रिंतारो सुसाइड कर लेगा। अब क्योंकि रिंतारो ही नहीं बचेगा तो बाकी लड़कियां बचकर करेंगी क्या, तो वो भी सुसाइड कर लेंगी। हाँ, सिर्फ शिजुका ही बच जाएगी। फिर रिंतारो फैमिली की जान बचाने के लिए शिजुका रोल करते करते आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ मेड एक गुप्त रास्ते में से सीढ़ी को निकालती है एंड ये सीढ़ी का रास्ता सीधा जाता है उसी बाथरूम के तरफ। मैं तुम सभी से बात पूछना चाहता हूँ कि कोई मुझे बताएगा कि रिंतारो तो अभी इनका बॉयफ्रेंड बना है, तो ये लोग पहले ही ये काम क्यों कर रहे थे, यानी कि रास्ता क्यों बनाया था इन्होंने। फिर सभी लोग सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर जाते हैं, जहाँ पर अंधेरा होता है। अंधेरे में कारण ये पूछते हैं कि यहाँ पर चूहे तो नहीं है ना। हाहारी कहती है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैंने अपने स्टाफ को इतने पैसे फालतू में नहीं दिए हैं। मगर तभी कारण के पैर में कोई टच करके निकल जाता है, जिसे कारण बहुत ही ज्यादा डर जाती है। कारण तुम डर क्यों नहीं हो, क्योंकि हमारे घर में कोई भी चूहे नहीं है। कि तभी हकारी भी डर जाती है, क्योंकि उसे भी किसी ने टच किया होता है, वो भी पीछे से। फिर कारण हकारी कुसुरी एक एक करके बहुत ही ज्यादा तेज चिल्लाने लगती है, जिसे रोकने की कोशिश हाहारी भी करती है। दूसरी तरफ ईआई का ऐसा हाल होता है। एंड यार डोंट फॉरगेट, इन सभी के नीचे रिंतारो है जो कि नहा रहा था, मगर इन सभी की आवाज सुनकर उसकी भी हालत फट चुकी होती है। वो बहुत ही तेज चिल्ला रहा होता है, वो भी डरकर। हालांकि लड़कियों के डरने के पीछे की करामात ये बिल्ला होता है। अब ये बिल्ला की बिल्ली ये मुझसे ना पूछो। सो हमें दिखाया जाता है कि शिजुका बहुत ज्यादा घबरा रही है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा लंबी सीढ़ी होती है एंड शिजुका को उससे स्पिन करके घूमते हुए जाना होता है। शुरू में शिजुका हिम्मत नहीं जुटा पाती है, मगर वो फिर भी ये सोचकर कि रिंतारो को उसे बचाना है, वो हिम्मत जुटा कर जब 1 2 3 करके जाने ही वाली होती है कि तभी उसके पीछे कुत्ता आता है। शिजुका डर कर ना चाहते हुए भी नीचे लुढ़क जाती है। लुढ़कते लुढ़कते शिजुका लिफ्ट से होते हुए सीधा पहुंचती है रिंतारो के बाथरूम के बाथटब में। एंड किसी को अपने बाथरूम में इतनी तेजी से आते हुए देखकर रिंतारो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो धीरे धीरे करके अपनी मुंडी पीछे करता है, तो उसे शिजुका ऐसी हालत में मिलती है जिसे देखकर रिंतारो की फट जाती है वहीं पे वहीं। एंड वो बहुत ही ज्यादा तेज चिल्लाता है, मगर रिंतारो को पता चलता है कि ये तो उसकी शिजुका है जो कि ऐसी हालत में है। शिजुका को रोता हुआ देखकर जब रिंतारो शिजुका के पास जाता है तो रिंतारो की टावल निकल जाती है एंड उसका छोटा हाथी जब शिजुका देखती है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर रिंतारो शिजुका को उठाकर बाहर दौड़ने लगता है, क्योंकि उसे शिजुका को ठीक करना भी है। वो देखता है कि सभी लड़कियां उसके रूम के बाहर ही हैं एंड कारण है उस बिल्ली को डांट रही है, क्योंकि तुम्हें पता ही उस बिल्ली ने क्या क्या किया है। इन सभी को यहाँ पर देखकर रिंतारो पूछता है कि
क्या चल रहा है यहाँ पर? तो हकारी कहती है कि हम तो बस हाइड एंड सीक खेल रहे थे एंड बाकी लड़कियां भी हकारी की इस बात को सपोर्ट करती है, मगर हम सभी को पता है कि कारण कैसे है। तो वो कह देते हैं कि ऐसा मत सोचो कि हम तुम्हें यहाँ पर छुप कर देखने आए थे। तो भांडा फूट जाता है एंड रेंदारो समझ जाता है कि ये यहाँ पर क्या करने आई थे। अब सभी लड़कियों को रेंदारो डांटने लगता है क्योंकि ये सभी लड़कियाँ काम ही कुछ ऐसा कर रही थी, मगर हमें पता है कि इन सभी लड़कियों ने जो सोचा था करने की वो शिजुका ने ना चाहते हुए भी कर दिया है या फिर देख लिया है। सोते हुए शिजुका ये सोच रही थी कि मुझे जिराफ पसंद है मगर मुझे एलिफेंट ज्यादा पसंद है। शाबाश। इसके बाद ये सभी लोग कार्ड्स खेलने लगते हैं जहाँ पर हाहारी का जब हाथ टच होता है रेंतारो के साथ तो ये दोनों ही शर्मा जाते हैं एंड फिर कुछ बातें करने के बाद हाहारी को कुछ याद आता है एंड फिर वो वहाँ से थोड़ा सा सैड फेस लेकर चली जाती है, जिसे रेंतारो नोटिस करता है तो वो पीछे पीछे हाहारी के चला जाता है। फिर रेंतारो आगे बढ़ने लगता है हाहारी को खोजने के लिए, मगर वो हाहारी को नहीं खोज पाता है तो उसे एक सुगंध आती है एंड सुगंध के पीछे चलते चलते रेंतारो हाहारी के पास पहुंच जाता है जहाँ पर हाहारी प्रे कर रही होती है अपने मरे हुए हस्बैंड की रेस्ट इन पीस के लिए। हाहारी को देखकर रेंतारो शुरू में सोचता है कि मुझे हाहारी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मगर रेंतारो को याद आता है हाहारी का सैड फेस, तो वो हाहारी के पास जाता है। हाहारी के पास पहुंचने के बाद रेंतारो बैठकर एक छोटे से बच्चे की फोटो देखता है तो वो कहता है कि ये छोटा सा बच्चा कौन है। तो हमें पता चलता है कि ये पिद्दी सा लड़का और कोई नहीं बल्कि हाहारी के हस्बैंड एंड हकारी का बाप है। इस लड़के की एज में हम ये सोचते थे कि हमने अगर कल होमवर्क नहीं किया तो हमें बहुत मार पड़ेगी, मगर ये तो कुछ और ही मार। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाहारी से रेंतारो पूछता है कि मुझे पता है कि तुम्हें अकेला रहना पसंद नहीं है, तो फिर भी तुमने क्यों हकारी के बाप के मरने के बाद भी अकेला रहना चूज किया? तुम्हें तो उसके मरने के बाद भी काफी सारे लड़कों ने अप्रोच किया होगा। शुरू में हाहारी कहती कि मुझे बात नहीं करनी है, मगर रेंतारो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अब तुम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? इसके पीछे का रीजन होता है ये कि हाहारी की मॉम हकारी के फादर को बस भूल नहीं पा रही थी। साथ ही हाहारी हमें यह भी बताती है कि वो फील करती है कि वो रेंतारो के साथ प्यार करके टू टाइम कर रही है, क्योंकि उसके मन में रेंतारो के अलावा भी एक और लड़का पहले से ही है। रेंतारो हाहारी को गले लगाते हुए कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पहले प्यार को भूलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर रेंतारो हाहारी को समझाता है कि तुम्हें जिससे प्यार करना है तुम कर सकती हो एंड तुम मुझे प्यार करके अपने पहले प्यार को चीट नहीं कर रही हो, क्योंकि प्यार किसी से भी कभी भी कैसे भी हो सकता है एंड जब तक रेंतारो एंड हाहारी ट्रू लव को फील कर सकते हैं तब तक वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब रेंतारो की मीठी मीठी बातों को सुनकर हाहारी रेंतारो को गले लगा लेती है, ये कहते हुए कि आई लव यू। साथ ही हाहारी रेंतारो से कहते हैं कि क्या तुम मुझे किस करोगे? हाहारी के इतना बोलने के बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक हाहारी बताती है कि हाहारी के पहले लव ने हाहारी को किस नहीं किया है अब तक एंड ये हाहारी का फर्स्ट किस होने वाला है, यानी कि इस बंदे ने हाहारी को बिना किस किए ही सभी कांड कर लिए थे। अब भावना में ज्यादा बह जाने की वजह से हाहारी रेंतारो से माफी मांगती है अपनी सभी बातों के लिए जो कि अभी उसने रिसेंटली रेंतारो से करने के लिए कहा था। इतना बोलकर हाहारी वहाँ से जाने के लिए उड़ती है कि तभी रेंतारो हाहारी का हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है अपनी तरफ एंड दे किस ईच अदर। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। किस करने के बाद हाहारी को हकारी के फादर का पूरा चेहरा याद आ जाता है एंड वो खुशी के मारे रोने तक लगती है। फिर हम सभी को सोते हुए देखते हैं जहाँ पर हकारी उठकर रेंतारो के पास चली जाती है एंड इस हरकत को कारण भी देख लेती है। कारण ये कहती है कि मुझे पता था ये लड़की ऐसी करेगी। कारण ये डिसाइड करती है कि मैं उसे रेंतारो के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने दूंगी। रेंतारो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने पास हकारी को देखता है तो हकारी से पूछता है कि क्या हुआ हकारी? हकारी सबसे पहले रेंतारो से माफी मांगती है क्योंकि उसने रेंतारो को जगाया है। फिर हकारी बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी कि वो रेंतारो को खो देगी, इसीलिए वो आज अभी रेंतारो के पास आई है सोने के लिए। हकारी की इन प्यारी प्यारी बातों को सुनकर रेंतारो हकारी के चेहरे पे हाथ रखता है एंड उसे किस कर देता है एंड रेंतारो कहता है सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हम हकारी का रोता हुआ फेस देखते हैं एंड हकारी रेंतारो से लिपट जाती है उसके सीने से। साथ ही हकारी रेंतारो से कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी बाहों में भर सकते हो जब तक सुबह नहीं हो जाती है। इन सभी बातों को कारण भी सुन रही होती है मगर वो कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ आज के लिए। कुछ समय बीतने के बाद आधी रात को जब रेंतारो को कुछ आवाजें आती है तो वो उठकर देखता है कि यहाँ पर हकारी नहीं है, क्योंकि हकारी कराने के साथ किसिंग कर रही थी, वो भी बहुत ही ज्यादा तेज। फिर हम रेंतारो को हॉल में घूमते हुए देखते हैं तो रेंतारो एक लड़के को देखता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हकारी के पापा होते हैं। ये बात रेंतारो समझ जाता है तो रेंतारो पूछता है कि क्या तुम हकारी के पापा हो? हकारी के पापा कहता है कि हाँ एंड फिर हकारी के पापा तेजी से रेंतारो के पास आकर कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी हाहारी एंड हकारी को मुझसे दूर करने की या फिर मुझसे लेने की? दोनों फैसला करते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे से काफी बातें करनी है। इसके बाद हकारी के पापा पूछते हैं कि तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहा है? तुझसे पहले तो बहुत बार डरा है, मैं भूत हूँ। रेंतारो कहता है कि क्योंकि तुम हकारी के पापा हो एंड हकारी के हस्बैंड, इसलिए मैं तुमसे नहीं डर रहा हूँ। फिर इसके बाद इनकी बातें शुरू होती है जहाँ पर हकारी के पापा ये क्लियर करते हैं कि अगर मुझे तुम्हारी बातें पसंद नहीं आए, मुझे ये लगा कि तुम मेरी बेटी और मेरी बीवी के साथ चीटिंग कर रहा है तो मैं तुझे उसी वक्त मार दूंगा। रेंतारो कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी जान तक लगा दूंगा उन दोनों को इस दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां बनाने में। फिर हकारी के पापा कहते हैं कि मुझे तुम पे यकीन है क्योंकि मैं 16 साल से देख रहा हूँ कि उनके आजू बाजू बहुत से लड़के ट्राई करते हैं उनपे, मगर कोई भी तुम्हारे जैसा डेडिकेटेड नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें मेरी वाइफ एंड मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी चिंता दूर की है और अब मैं आसानी से शांति से रह सकता हूँ और शायद किसी दिन पास ऑन भी कर सकता हूँ। फिर ये दोनों ही हैंडशेक करते हैं अपनी इस बात को पक्का करने के लिए कि ये दोनों ही एक दूसरे से खुश हैं एंड रेंतारो हकारी एंड हकारी का अच्छे से ख्याल रखेगा। हकारी के फादर कहते हैं कि मैं अब अपनी दोनों ही लड़कियों की चिंता तुम पे छोड़ता हूँ। फिर रेंतारो हकारी के पापा को इस बात के लिए शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हकारी को इस दुनिया में लाया एंड हकारी को रेंतारो से पहले खुश रखा। रेंतारो की इन सभी बातों को सुनकर हकारी के पापा मुक्त होने लगते हैं। फिर हकारी के पापा मुक्त हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से मुक्ति उन्हें मिल जाती है क्योंकि उन्होंने रेंतारो की बातों पे
भरोसा किया है अपनी दोनों लड़कियों को ही सेफ रखने के लिए। रेंतारो फिर फादर चिल्लाते हुए नींद से उठता है। एंड जो बातें अभी हुई है रेंतारो एंड हकारी के पापा के बीच में, रेंतारो अब ये सोच रहा है कि शायद से वो सपना था, मगर रेंतारो को ये भी लगता है कि शायद से वो रियल था। एंड अब क्योंकि दिन हो चुका है तो इसलिए सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, यानी कि रेंतारो एंड उसकी गर्लफ्रेंड्स अपने अपने घर चले जाते हैं एंड हकारी एंड उसकी मॉम उनके घर में रह जाती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाहारी स्पीच दे रही होती है क्योंकि हाहारी ने रेंतारो से मिलने के लिए स्कूल को ही खरीद लिया है एंड अपनी मॉम की इस हरकत पर हकारी का ऐसा हाल होता है। दूसरी तरफ हाहारी की मेड कहती है कि हाहारी तुम्हारे स्कूल की तरफ गई है क्योंकि यहाँ पर रेंतारो हाहारी से मिलने के लिए आया था। एंड क्योंकि अब रेंतारो को पता चल गया है कि उसकी सभी गर्लफ्रेंड उसके ही स्कूल में, तो वो दौड़ कर जाने लगता है अपने स्कूल की तरफ। साथ ही मुझे ये बात परेशान करे कि ये जो मेड है वो अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं खोली है पूरी की पूरी सीरीज में। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेड भी रेंतारो की सोलमेट है क्योंकि अभी तक रेंतारो एंड इसकी नजर नहीं मिली है। दौड़ कर रेंतारो लंच ब्रेक के टाइम पर स्कूल में पहुंच जाता है, अपनी सभी गर्लफ्रेंड से मिलता है। मगर इस बीच हम बहुत से लड़कियों को भी देखते हैं जो कि हमें इसलिए दिखाई गई है क्योंकि सीजन 2 में ये सभी रेंतारो की नई गर्लफ्रेंड्स बनेंगी। एंड इस तरह से 100 गर्लफ्रेंड सीरीज का एपिसोड 12 एंड सीजन 1 का अंत होता है। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट पक्का से कर दीजिए। साथ ही अगर आप में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल का आइकन भी क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। एंड अब क्योंकि मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ तो हम मिलेंगे इसका सीजन 2 नहीं तो किसी और नई वीडियो में। बाय।